I think शुरू करते हैं. Let's start. In fact, give me just a message. So आप लोगों को मेरी आवाज क्लियर आ रही? जी सर. अच्छा. So before we move on, like and carry on with the Power BI part. पिछले लेक्चर से रिलेटेड कोई किसी किस्म का सवाल? सर मेरा एक क्वेश्चन है जो आपने बेसिकली असाइनमेंट में लास्ट क्वेश्चन दिया था ना 17, जिसके अंदर आपने बेसिकली वो बनाना था स्टोर नंबर वाइज. सर आपको आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है. अच्छा सर, इसमें स्टोर नंबर वाइज आपने बेसिकली वो बताना था ना, डे वाइज स्टोर नंबर वाइज टोटल सेल्स बतानी थी. और आपने बोला था कि इसमें जो है ना आप चेंज करें, वो क्या नाम है, मॉडलिंग में कोई चेंज करें. तो मॉडलिंग में कैसे चेंज हम किस तरह करेंगे? मैं अगर अपेंडेड टेबल यूज करूँ ना तो उससे मेरा मसला सॉल्व हो जाता है ये वाला. मतलब अपेंडिंग टेबल्स के अंदर से अगर मैं वो लगाऊं, मैट्रिक्स लगाऊं विजुअलाइजेशन के अंदर, तो मेरा मसला सॉल्व हो जाता है. लेकिन मॉडलिंग तो मतलब ये नहीं होता कि रिलेशनशिप्स के अंदर हमने चेंजेस करने हैं कोई. उससे मैंने काफी कोशिश, उससे मेरा वो नहीं. पूरा क्वेश्चन जरा दोबारा पढ़िए एक बार. सॉरी, just go through the entire question once again. सर इसमें इस तरह है, हाँ इसमें इस तरह है कि डेवलप अ टेबल विजुअलाइजेशन बेस्ड ऑन 3 files labeled 48, 49, 410. ठीक है. Where you show the total sales for all the 3 dates in front of the respective store numbers. ठीक है. ये क्वेश्चन नंबर 16 है. और क्वेश्चन नंबर 17 था, you must be encountering the problem where similar total sales values are being displayed again and again. What is the solution to this problem? Hint modeling modification required. तो ये तो फर्स्ट टाइम तो मेरा मतलब चले वो आ गया, मतलब टोटल वैल्यूज रिपीटेशन में आ रही है. इफ आई चूज फ्रॉम द 3 सेपरेट फाइल्स, मतलब मैं 3 सेपरेट फाइल्स में टोटल सेल्स उठा के लाऊं और स्टोर नंबर्स उठा के लाऊं, तब तो मतलब टोटल सेल्स जो है ना वो डबल आती. लेकिन अगर मैं अपेंडेड टेबल से अगर मैं इनका टेबल अपेंड करूँ ना तीनों फाइल्स का, और फिर वहां से स्टोर नंबर और वैल्यूज लेके आऊं, तो फिर मेरा मसला सॉल्व हो जाता. फिर मतलब डबल वो नहीं आ रही है. अच्छा देखिए, इसमें सवाल की रिक्वायरमेंट ये है कि आपने 3 सेपरेट फाइल्स को यूज करना है, आपने एक अपेंड नहीं बनाना. पहली बात तो ये. ठीक है. ठीक है. अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये मॉडलिंग का इशू इस तरह है कि इसके अंदर आपको स्टोर वाइज और 3 डेट्स के लिए और स्टोर वाइज चाहिए, राइट? तो यानी कि हमें इस तरह का कोई स्ट्रक्चर चाहिए. जी सर बिल्कुल. मतलब मैंने डेट्स कॉलम्स में डाल दी है और स्टोर नंबर मैंने जो है ना फिर रोज में डाल दिए. इधर डेट्स आएंगे, सॉरी यूं कर लें बेहतर ऐसे. हाँ सॉरी, इस तरह माय बैड. सॉरी, इधर आएंगे स्टोर और यहाँ पे आएंगी डेट्स. ठीक है ना. अच्छा, अब इसमें जो जब आप अगर आप अपेंड बनाएंगे ना, तो अपेंड से क्या आप ये कर सकते हैं? आप ये बिल्कुल कर सकते हैं. अगर आप बेसिकली अपेंड से ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते? अपेंड से भी कर सकते हैं. हो गया था ये बिल्कुल ठीक है. लेकिन ये अलग अलग यू हैव टू डू इट कंसीडरिंग कि आपने जो टेबल्स है वो अलग अलग. इसमें क्या चाहिए ये अपेंड नहीं करना? हाँ जी. इसमें इस तरह तो नहीं, मतलब कैलेंडर का कोई मैंने टेबल डालना है या इस तरह की कोई चीज? जी आपने कैलेंडर का टेबल डालना है और हो सकता है आपको स्टोर नंबर का भी एक टेबल डालना है. स्टोर नंबर एंड कैलेंडर के टेबल से. ओके जी, अलग अलग. ठीक है. और उसके बाद फिर उनको 3 अलग टेबल्स के साथ कनेक्ट करना है. राइट. और फिर उसके बाद, बिकॉज दैट्स द मॉडलिंग मॉडिफिकेशन ना जो कि आपने करनी है. राइट. गॉट इट सर, गॉट इट. थैंक यू. एनीवन एल्स? कोई और सवाल किसी का? अच्छा, कैन एनीबॉडी रिकॉल कि हमने आखिरी दफा कहाँ पे छोड़ा था? Where did we leave last lecture? किसी को याद? जी अस्सलाम वालेकुम. बस हमने स्टार्ट किया था वो जो आपने फ्रंट एंड पर जो विजुअल्स थे वो आपने दिखाना शुरू किए थे. सो and we were just looking at the different functions in the backend query
जो एडिटर होता है उसमें डिलिमिटर होता है और जो फंक्शन वगैरह था, तो वी वर जस्ट लुकिंग एट दोज, बट वी वर जस्ट स्टार्टिंग द फ्रंट एंड साइड ऑफ BI। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यानी कि मैंने जो डेटाबेस की नॉर्मलाइजेशन थी वो आप लोगों को समझा दी थी कि डेटाबेस को लाइक पावर बीआई के अंदर आप कैसे मुख्तलिफ टेबल्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एक सिंगल टेबल नहीं होता। एंड दैट इज व्हाट नॉर्मलाइजेशन इज ऑल अबाउट, यू नो, यू एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूट एवरीथिंग into dimension and fact tables। उसके बाद फिर I think what we went through was the entire backend। I think backend हमने सारा कर लिया था, बैकएंड कर लिया था, लेकिन ये जो स्लाइड थी ये नहीं की थी जो भी आपने डिस्प्ले की हुई है ना। हाँ जी, लेकिन एक कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया था। मैं स्लाइड्स पे भी दिखा देता हूँ, लेकिन कॉन्सेप्ट एक सेकंड ओके। ये भी हाँ जी, स्लाइड्स हमने ये नहीं देखी, ठीक है, क्योंकि हमने जो डेटा मॉडल है मॉडल हाँ ब्रीफली किया था, बिल्कुल ठीक है। लेकिन डेटा बेस की नॉर्मलाइजेशन, चलें डेटाबेस की नॉर्मलाइजेशन से शुरू करते हैं, बिकॉज आई थिंक ये एक सवाल पूछा भी था किसी ने, आई थिंक जरीन थी, उन्होंने पूछा था कि डेटाबेस की नॉर्मलाइजेशन क्या होती है। ये मैं एक दफा दोबारा बता दूं, नॉर्मलाइजेशन से मुराद ये होती है कि यू एक्चुअली आर ट्राइंग टू मूव अवे फ्रॉम दिस स्ट्रक्चर, ठीक है। हम लोग जब एक्सेल में काम करते हैं तो वी आर यूजुअली यू नो डेवलपिंग अ सिंगल फाइल जिसके अंदर जो है ना हम डंप कर रहे होते हैं सारी चीजें, और जब हमने दो टेबल्स को आपस में लेट्स से कम्युनिकेट कराना भी होता है तो हम फंक्शंस लाइक एक्स लुकअप या वी लुकअप जो है ना वो कॉल करते हैं, ठीक है। बट दिस इज नॉट एफिशिएंट। जब आप बेसिकली अगर आप बात करें मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ रोज ऑफ डेटा की, तो छोटे डेटा सेट के साथ तो ये चीज चल जाती है, लेकिन जब बड़े डेटा सेट की बात हो तो फिर ये कंप्यूटेशनली इफेक्टिव नहीं है। तो व्हाट यू डू इज यू एक्चुअली परफॉर्म database normalization। Normalization is the process of organizing the tables and columns in a relational database to reduce redundancy and preserve data integrity। What does that mean? It means कि अगर आप प्रोडक्ट ब्रांड का या प्रोडक्ट नेम का या प्रोडक्ट के SKUs का एक लुकअप टेबल बना सकते हैं, या डेट्स का एक लुकअप टेबल बना सकते हैं, या डायमेंशन टेबल बना सकते हैं, तो देयर इज नो पॉइंट कि आप उसको हर रो के अंदर बार बार रिपीट करें। You can always have some sort of a lookup table over here, लेट्स से डेट का, ठीक है, जो कि कस्टोडियन होगा फिर इन वैल्यूज में, और ये जो डेट्स हैं वो फिर रादर देन बीइंग प्लेस्ड ओवर हियर वो यहाँ पर तो होंगी, लेकिन जब भी वो विजुअलाइजेशन के अंदर कॉल होंगी तो वो हमेशा इस टेबल से आ रही है। सो दैट इज कंप्यूटेशनली मोर इफेक्टिव, ठीक है ना। कैसे? आई डोंट एग्जैक्टली नो दी, आई डोंट नो, मैं मतलब मुझे पीछे इसके मैथ नहीं पता कि कैसे, बट द पॉइंट बीइंग कि ये स्कीमास बनाई इस वजह से गई हैं बिकॉज दे आर कंप्यूटेशनली मोर इफेक्टिव और इनएफिशिएंट, ठीक है। एक वजह तो इसकी ये समझ आती है कि यार जब आप मैंने आपको बताया था कि व्हेन यू आर वर्किंग विद पावर बीआई, तो पावर बीआई हर कैलकुलेशन को जो है ना वो रो लेवल पे जाके कैलकुलेट करता है। अब जब आप जो है ना सिर्फ व्हेन यू आर नॉट रेफरिंग टू अ लार्जर डेटा सेट, तो रो लेवल के ऊपर जो कैलकुलेशन हो जाती है उसके ऊपर प्रेशर रिड्यूस हो जाता है। इसकी वजह से एक वजह ये हो सकती है। प्लस आई डोंट नो कि इन टर्म्स ऑफ वंस एंड जीरोस इसका क्या इम्पैक्ट है, आई एम नॉट रियली क्लियर अबाउट दैट कि सेपरेटली एक टेबल बनाने का क्या फायदा है, बट इट हैज बीन फाउंड कि कंप्यूटेशनली मोर इफेक्टिव। इसके बाद तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ एक्चुअली डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन। You eliminate redundant data to decrease the table sizes and improve processing speed and efficiency। As I said, you minimize errors and anomalies। जारी बात है जब हर रो लेवल के ऊपर जो है ना आपको बार बार डेटा रिपीट नहीं हो रहा तो उसकी क्वालिटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती है, बिकॉज यू कैन एक्चुअली परफॉर्म बेटर क्वालिटी चेक्स ऑन स्मॉलर डेटा सेट्स, ठीक है। फिर देन यू सिंप्लीफाई द क्यूरीज एंड स्ट्रक्चर द डेटाबेस फॉर मीनिंगफुल एनालिसिस। ऑफ कोर्स जब आप यू आर वर्किंग विद द मॉडल तो यू कैन इजीली सिंप्लीफाई क्यूरीज, ठीक है। आपको फ्लोज बेहतर समझ आती हैं कि अच्छा यार हाउ माय मॉडल इज एक्चुअली फिल्टरिंग द होल थिंग, फिल्टर कॉन्टेक्स्ट कहाँ से चल रहा है, कहाँ पर जाकर खत्म हो रहा है, और अगर लेट्स से मैंने डैक्स लिखनी भी है तो उसका जो है ना बेसिकली क्या इम्पैक्ट आएगा, मेरा मतलब हाउ टू फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ टू स्ट्रक्चर माय डैक्स, एंड सेकेंडली हाउ टू एक्चुअली बी वेरी क्लियर अबाउट कि जब मैं डैक्स लिखूंगा तो उसके रिजल्ट्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा मेरे मॉडल के स्ट्रक्चर पर, बिकॉज दैट मैटर्स ओवर हियर। व्हाट आई मीन बाय दैट इज कि लेट्स से कि आपकी एक टेबल के अंदर
एक कॉलम पड़ा हुआ है, दूसरे में दूसरा पड़ा हुआ है, तीसरे में तीसरा पड़ा हुआ है, और आप एक कैलकुलेशन लिख रहे हैं जो कि इन तीनों को यूज कर रही है, तो जो डेटाबेस के दरमियान में या जो टेबल्स के दरमियान में रिलेशनशिप है वो आपकी कैलकुलेशन को इम्पैक्ट कर सकती है। ये उसी तरह है जब आप एसक्यूएल में जॉइंस लगाते हैं, तो जब आप जॉइंस लगाते हैं तो द नेचर ऑफ द जॉइन एक्चुअली डिसाइड्स कि आपके पास किस टेबल से किस नोयत का कितनी क्वांटिटी का डेटा है, ठीक है ना। तो बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर भी जो रिलेशनशिप्स हैं वो बेसिकली मैटर करते हैं कि फाइनल रिजल्ट आपकी इक्वेशन से क्या निकलेगा, एंड दैट इज समथिंग दैट यू लर्न ओवर टाइम। इट्स नॉट, आई डोंट एक्सपेक्ट यू टू एक्चुअली नो दिस लाइक स्ट्रेट फॉरवर्ड अपफ्रंट। ये एक ऐसी चीज है जो कि जो है ना आप वक्त के साथ सीखते हैं कि अच्छा यार ये लेट्स से कि मेनी टू मेनी रिलेशनशिप था और मैंने यू नो उसके ऊपर एक सिंपल काउंट का फंक्शन लगाया तो रिजल्ट जो है ना बिल्कुल डिफरेंट आ रहा है। वो इस वजह से आ रहा है बिकॉज आपके रिलेशनशिप मेनी टू मेनी rather than one to many। अब ये सिर्फ एक सिनेरियो में था, ठीक है। फिर देन देयर कुड बी इंस्टेंसेस जहां पर फॉर एग्जांपल you could have let's say कि you have these tables over here। I think हमने पहले भी इस तरह की एक एग्जांपल देखी थी, और let's say कि मैं ये एग्जांपल दे रहा हूँ, हाइपोथेटिकल है। हाइपोथेटिकल इसलिए क्योंकि मैंने इस तरह की एक एग्जांपल एक एग्जाम में देखी हुई है, बट लेट मी, हाँ ये देखिए, ये एक टेबल है जिसमें एम्प्लॉइज की सैलरी पड़ेगी, ठीक है, और ये एक टेबल है जिसमें उनके लेट्स से डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, डिपार्टमेंट्स हैं, और ये एक टेबल है जो कि लेट्स से आपको एचआर की जनरल इंफॉर्मेशन, अब ये इसके साथ कनेक्ट हुआ हुआ है, ये इसके साथ कनेक्ट हुआ हुआ है, ठीक है। अब आपने एक विजुअल बनाना है जो जिसमें आप ये चाहते हैं कि जो मेरे डिपार्टमेंट्स हैं, डिपार्टमेंट्स, वो मेरी एम्प्लॉय सैलरी का मैंने एक स्लाइसर दिया हुआ है। सो आई हैव गिवन एन एम्प्लॉय सैलरी स्लाइसर जो कि लेट्स से $1000 से लेकर, ठीक है ना, वो $20,000 अ मंथ तक है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने कंपनी सॉरी जो डिपार्टमेंट्स है उसका भी एक स्लाइसर दिया, यहाँ पर एक लिस्टेड स्लाइसर, इसके यूं ऐसे बटन डाले। यहाँ तक फॉलो कर रहे हैं आप लोग मुझे? जी सर। ठीक है, अच्छा, अब द पॉइंट इज कि मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं ये सैलरी के स्लाइसर को चेंज करूँ, ठीक है, तो मेरे पास सिर्फ वो डिपार्टमेंट्स आए जिस जो कि उस सैलरी रेंज के अंदर गिर रहे हैं। Does that make sense? यानी कि मैं ये चाह रहा हूँ कि एचआर का डेटा, मैं ये नहीं चाह रहा कि मुझे वो एम्प्लॉइज जो हैं वो सारे के सारे मिल जाएं जो कि लेट्स से कि एक मिनट $7,000 से लेकर $20,000 तक की जिनकी सैलरी है, मुझे वो एम्प्लॉइज की लिस्ट नहीं चाहिए। मैं ये चाह रहा हूँ कि मुझे सिर्फ वो डिपार्टमेंट्स की नाम नजर आए फिल्टर के अंदर जो कि जिधर ऐसे लोग हैं जो कि $7,000 से $20,000 महीने की तनख्वाह ले रहे हैं। अब ये हाउ एम आई गोइंग टू डू दैट? सर इसमें विजुअलाइजेशन के अंदर अगर रिलेशनशिप्स पीछे बने हुए हैं तो हम सिंपली फिल्टर डाल के, मतलब यही स्लाइसेस डाल के अगर आप चेंज करो तो डेटा ऑटोमेटिकली चेंज नहीं होता। मैट्रिक्स लेट से अगर मैं बनाता हूँ कि एक साइड पे मैं लगता हूँ मैट्रिक्स बनाता हूँ या व्हाटएवर, मतलब मेरा डेटा ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा फिल्टर अगर मैंने लगाया होगा नीचे सारा, उसके लिहाज से विजुअलाइजेशन के ऊपर अगर रिलेशनशिप्स पीछे बने हुए हैं। बिल्कुल, मैं बिल्कुल ये बात कर रहा हूँ ना कि ये जो है ना, ये एक अदर विजुअल नहीं है, ये स्लाइसर है। वो लाइक है तो विजुअली, लेकिन एक्चुअली स्लाइसर क्लास का विजुअल, ठीक है। मैं तो आपको ये कह रहा हूँ कि मुझे जो है ना ये स्लाइसर चाहिए कि ये फिल्टर हो ताकि मेरी सैलरी के साथ। अब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अगर यहाँ पर एचआर का डेटा पड़ा हो ना, यहाँ पर वो तो डिपार्टमेंट और सैलरी के स्लाइसर के ऊपर स्लाइस हो जाएगा बहुत आराम से, अगर वो डेटा सारा यहाँ से आ रहा है। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि डिपार्टमेंट सॉरी सैलरी का जो टेबल है इसके अंदर जो मैं चॉइस कर रहा हूँ उससे डिपार्टमेंट का जो टेबल है उसमें फिल्ट्रेशन, और स्लाइसर के ऊपर आप फर्दर स्लाइसर डालना चाह रहे हैं। जी जी एग्जैक्टली। उसके लिए जरूरी है कि आपको फिल्टर फ्लोज और ये जो बेसिकली डायरेक्शंस हैं ये बहुत अच्छी तरह कार्डिनैलिटी सही तरह बताओ। अब इस केस के अंदर जो है ना आंसर ये है कि इनकी जो टू साइडेड रिलेशनशिप है वो ऑन करनी पड़ेगी। उसका मतलब ये है कि जब यहाँ पे कोई फिल्टर जो है वो एग्जीक्यूट होगा तो उसका इम्पैक्ट यहाँ पर भी आएगा। और अगर यहाँ पर मैनी टू मैनी रिलेशनशिप आप बनाएंगे इसमें? नहीं, ये होगा वन टू मैनी।
1 to many, ये होगा 1 to many over here और 1 to many over here. The only thing I am allowing now is कि जो फिल्टर है वो खाली इधर से यहाँ ना जाकर खत्म हो जाए और यहाँ से यहाँ आकर खत्म हो जाए, वो यहाँ से यहाँ भी जा सके, यानी कि इधर, और यहाँ से यहाँ पर भी वापस आ सके। ये मैं आपको करके भी दिखाऊंगा अभी, ये मेरा मतलब, लेकिन ये एक एग्जांपल है कि मॉडलिंग की इंट्रिकेसीज जो है वो कैसे इंपैक्ट करती हैं कि आप विजुअल लेवल पे क्या दिखा सकेंगे और क्या नहीं दिखा सकेंगे। जी सर, ये प्लीज एक्सप्लेन करिए, इसमें कंफ्यूजन होती है कि मैनी टू मैनी हम कहाँ यूज करते हैं और 1 to many कहाँ यूज करते हैं। और मतलब ये होता है कि अगर आप पावर बीआई करने जाए ना, तो मतलब इफ यू अपलोड सर्टेन डेटा, तो वो उसके अंदर एक ऑटोमेटिकली रिलेशनशिप भी वो बना लेता है। तो क्या वो सही होते हैं उसको, या हमने चेंज करना होता है, या किस तरह क्या चीज करनी होती है? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं तो रिकमेंड कभी नहीं करूंगा कि आप मैनी टू मैनी रिलेशनशिप स्टार्ट ऑफ से शुरू करें। इनफैक्ट कुछ अर्से पहले तक तो पावर बीआई मैनी टू मैनी रिलेशनशिप केटर ही नहीं करता, यानी कि उसके अंदर मैनी टू मैनी रिलेशनशिप का ऑप्शन ही नहीं होता। ठीक है, ये इन्होंने रिसेंटली साल पहले आई थिंक इन्होंने डाला है, और उसकी वजह ये है कि मैनी टू मैनी रिलेशनशिप देखें, मैंने आपको बताया था ना कि स्टार स्कीमा जो होती है वो बेसिकली जनरली प्रेफर की जाती है पावर बीआई के अंदर। अब स्टार स्कीमा का प्रीमाइस क्या है? स्टार स्कीमा का प्रीमाइस यही है, क्या क्या मुझे बता सकता है स्टार स्कीमा का क्या क्या प्रीमाइस है? किसी को याद हो क्या डिजाइन होता है स्टार स्कीमा? जी गाइस, एनीवन, किसी को तो याद होगा यार। स्टार स्कीमा का बेसिकली डिजाइन ये होता है कि आपके डायमेंशन टेबल्स होते हैं, ठीक है, इसमें एक आपका फैक्ट टेबल होता है ना, बाकी सारे जी डायमेंशन टेबल होते बिल्कुल। हाँ जी, तो डायमेंशन टेबल जो है ये फैक्ट, सॉरी अबाउट दैट, हाँ जी, तो डायमेंशन टेबल जो है तो उसके अंदर जो है, अब डायमेंशन और फैक्ट टेबल के दरमियान में क्या रिलेशनशिप होना चाहिए? हैं। 1 to many। 1 to many। तो फिर अगर स्टार स्कीमा इज द मोस्ट प्रिफर्ड टाइप ऑफ स्कीमा, तो फिर जो है ना, किस किस्म का रिलेशनशिप बन रहा होगा इन दोनों के दरमियान में? जाहिर बात है, इट्स गोइंग टू बी अ 1 to many रिलेशनशिप, ठीक है ना। हाँ, देन देयर आर अदर स्कीमा टाइप्स एज वेल, ठीक है ना। देयर इज स्नोफ्लेक स्कीमा एज वेल। स्नोफ्लेक स्कीमा के बारे में भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। लेट मी एक्चुअली एक्सप्लेन कि स्नोफ्लेक स्कीमा क्या होती है। इनफैक्ट मैं बल्कि आपको डायग्राम के जरिए दिखाऊं तो ज्यादा बेहतर होगा। जी उमर, बिल्कुल ऐसे ही है, बता दीजिए। अच्छा, अब ये देखें, ये जो है एक अदद स्नोफ्लेक स्कीमा है, ये थी आई थिंक। ठीक है, अच्छा, अब इसमें देखें कि देयर आर व्हाट्स हैपनिंग ओवर हियर, यहाँ पर क्या हो रहा है? ये देखें, देयर इज अ डायमेंशन टेबल which is connecting into a dimension table which is connecting into a fact table. There is a dimension table which is connecting into a dimension table which is then connecting into a fact table. Do you understand this? There are two dimensional tables जो कि एक लड़ी के तौर पे काम कर रहे हैं। इसकी एक मिसाल मैं आपको ये देता हूँ, यानी कि अच्छा, पहले मुझे ये बताएं कि ये चीज समझ आई आपको यहाँ पर क्या हो रहा है? What's happening over here? Do you have any questions regarding this schema? जी गाइस, इसमें मतलब लेट्स से सेल्स जो है, सेल्स का टेबल कस्टमर डायमेंशन से है, और कस्टमर डायमेंशन फर्दर आगे सर्टेन डायमेंशन से है, लेकिन उसमें कोई
नहीं मतलब सेल्स का टेबल किससे है, सॉरी? कस्टमर डायमेंशन से कनेक्टेड है थ्रू। एग्जैक्टली सो सेल्स का टेबल कस्टमर डायमेंशन से कनेक्टेड है। कस्टमर डायमेंशन जो है वो सिटी डायमेंशन कस्टमर आईडी से, हाँ ये सेल्स हाँ। और कस्टमर डायमेंशन कस्टमर आईडी से कनेक्टेड है, Yeah. और फिर आगे सिटी डायमेंशन, फिर आगे फर्दर सिटी आईडी से कनेक्टेड है। हाँ, मतलब डिफरेंट वो। इसकी एग्जांपल मैं आपको यूं दे सकता हूँ कि ये देखें, हमारे लिए हम एक आर्टिफिशियल एआई का मॉडल बना रहे हैं अपने प्रॉक्टर के टूल के लिए। तो उसके लिए मैंने डैशबोर्ड बनाना था। अब इसके अंदर जो अभी तो बिल्कुल शुरू मैंने किया है, बना नहीं है पूरी तरह अभी, तो ये जस्ट द बिगिनिंग, बट उसके अंदर ये मैंने जो है ना सॉर्ट ऑफ आई थिंक मैंने ये चीज यूज की है। अब इसमें जो है बेसिकली प्रीमाइज में पहले थोड़ा सा बता देता हूँ कि हम करने की कोशिश क्या कर रहे हैं। हम कर ये रहे हैं कि हमारे डिफरेंट मॉडल्स हैं जो कि जो है ना बोर्ड में मतलब मुख्तलिफ किस्म की बिहेवियर्स को जो है ना बेसिकली ट्रैक करते हैं। फॉर एग्जांपल आई ट्रैकिंग का अलग मॉडल है, फेस डिटेक्शन का अलग है, हेड पोज का अलग है, माउथ ओपनिंग, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन का अलग है। ऑब्जेक्ट डिटेक्शन में अगर मैं जाऊं तो देन फिर उसके अंदर इवेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर जी इसने फोन उठाया था, या ये कोई पर्सन नहीं डिटेक्ट हुआ, या मोर देन 1% डिटेक्ट हुए हैं, तो यू नो वो कितनी दफा हुए हैं यहाँ पर आ रहा है। खैर ये भी मैंने बना रहा हूँ मैं, सॉरी इट्स वर्क इन प्रोग्रेस, सो डोंट माइंड दिस। लेकिन ये देखें, इसके अंदर जो है आप ये देखें, लुक एट दिस। सो दिस इज व्हाट इज दिस? दिस इज लाइक अ ब्रीफ एग्जांपल ऑफ स्नोफ्लेक स्कीमा ना, जहां पर एक डिम टेबल जो है वो दूसरे डिम टेबल के साथ कनेक्टेड है, और वो डिम टेबल जो है ना फिर मेरे फैक्ट टेबल के साथ कनेक्टेड। ठीक है, सो माय मॉडल विच देखें ये क्यों बनाना पड़ा मुझे, बिकॉज मेरे जो मॉडल्स है ना मुख्तलिफ किस्म के जो मैंने भी आपको दिखाए हैं, अगर आप ये देखें जो मेरे डिफरेंट मॉडल्स हैं, ठीक है, इनके नीचे अगर मैं यूं करूं तो अब शायद आपको यूं ज्यादा बेहतर समझे। इनफैक्ट डेटा से आपको ज्यादा बेहतर समझ आएगा। ये मेरा फैक्ट टेबल है। अब आप यहाँ पे देखें कि हर मॉडल के अंदर जो है ना इवेंट जो है वो एम्बेड हुआ हुआ है। तो क्या बन रहा है, मॉडल के नीचे एक हायरार्की बन रही है इवेंट्स की, ऐसी है ना। ये मॉडल्स हैं, लंबी लाइन जो है वो मॉडल है, और इस तरह की हायरार्की बन रही है। ठीक है, अब उसको बेसिकली जो बिहेवियर मैं चाह रहा था अपने विजुअल लेवल के ऊपर, उसको हासिल करने के लिए जरूरी था कि मैं मॉडल को अलग कर दूं और बिहेवियर को या इवेंट को अलग कर दूं, ताकि मैं उसको फिल्टर कर सकूं। ठीक है, अब ये जो ऊपर है ये मॉडल है, यानी कि इस स्लाइसर के अंदर, और उसकी बेसिस पे इवेंट्स जो है वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो अगर मैं क्लिक करूँ इसके ऊपर तो ये भी सेल्फ एक स्लाइसर के तौर पे काम करता है। समझ नहीं मेरी बात? ठीक है, और दिस वाज ओनली पॉसिबल अगर मैं ये स्कीमा बनाता। तो अब ये स्नोफ्लेक स्कीम है। अब इसका ये मुझे क्यों अडॉप्ट करनी पड़ी, बिकॉज मुझे पता था कि अगर मैं मॉडल को और इवेंट को इकट्ठा डाल दूंगा, हालांकि फैक्ट टेबल के अंदर ये मुझे इकट्ठे नजर आ रहे थे, लेकिन अगर मैं इनको इकट्ठा डाल दूंगा तो ये वो रिजल्ट नहीं क्रिएट कर सकेंगे जो मैं चाह रहा हूँ। ठीक है, सो दिस इज स्नोफ्लेक स्कीमा। अब इसका अगेन वही बात है कि इम्पैक्ट आता है ऑन यू नो मेरे डिजाइन का, मेरे मॉडल के डिजाइन का इम्पैक्ट है ऑन हाउ आई वुड बी एबल टू विजुअलाइज द डेटा। ठीक है, तो दैट इज व्हाई ओवर टाइम यू नीड टू सॉर्ट ऑफ लर्न दीज इंट्रिकेसीज कि अच्छा यार ये मॉडल कैसे इम्पैक्ट करेगा, यू नो मॉडल का जो डिजाइन है वो कैसे इम्पैक्ट करेगा, कि मैं क्या विजुलाइज करा सकता हूँ क्या नहीं विजुलाइज करा सकता। ठीक है, फिर आपको सर्टेन चेंजेस करनी पड़ती हैं टू योर मॉडल। इसके बाद जी डेटा टेबल्स वर्सेस लुकअप टेबल्स, आई थिंक ये हमने काफी कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस कर लिया है। ये वही बात हो रही है यहाँ पे कि जब आप डेटाबेस की नॉर्मलाइजेशन की बात करते हैं और उसका काम शुरू करते हैं, तो यू स्प्लिट अप you know your database or your entire tables into set of tables जो कि डायमेंशन और फैक्ट टेबल्स होते हैं, जिनकी एग्जांपल यहाँ पर आपको नजर आ रही है। ठीक है, ये एक फैक्ट टेबल है जो कि डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है डिम टेबल्स के अंदर, दो डिम टेबल्स के अंदर। एक तो उसका कैलेंडर लुकअप टेबल बना दिया हमने, और एक प्रोडक्ट का लुकअप टेबल। ठीक है जी, एनी क्वेश्चंस? मुझे पता है ये थोड़ा सा दिस कुड बी अ लिटिल ट्रिकी, तो इसलिए बेहतर होगा कि अगर कुछ सवाल है आप लोगों के जहन में तो वो पूछ लें, ताकि यू नो क्लैरिटी हो जाए आपको।
जी गाइस। अच्छा, अभी जो अभी आप एग्जांपल बता रहे थे वो एचआर वाला डेटा का, जिसमें हमने सैलरीज पुल आउट करनी थी, उसका अगर इफ यू कैन कम बैक टू दैट एग्जांपल, वो कंप्लीट कर लें अगर। हाँ जी, वो थोड़ा वैसे कंप्लीट हो गया था, मैं दोबारा आपको बता देता हूँ। यानी कि मैं करना ये चाह रहा था कि I'll explain it again what the whole thing was। और ये एक्चुअली PL 300 का जो एग्जाम है ना, उसके अंदर ये सवाल एक्चुअली मैंने देखा, इस वजह से मुझे याद है। सो वी हैव अ डिम टेबल जिसमें सारी सैलरीज पड़ी, ठीक है, सैलरी की इंफॉर्मेशन यहाँ पर है। और देन वी हैव अ डिम टेबल जहां पर आपका क्या पड़ा हुआ है, डिपार्टमेंट कौन सा एम्प्लॉय का वो पड़ा हुआ है, ठीक है। एंड देन वी हैव द एचआर का जो फैक्ट टेबल है वो यहाँ पर है, ठीक है। और ये दोनों कनेक्टेड है आपस में, यूं करें। और मेरा सवाल ये था कि मैंने एक स्लाइसर बनाना है, ये स्लाइसर है, सैलरी का स्लाइसर होगा। सैलरी का स्लाइसर कैसा होगा, ऐसा एक स्लाइसर होगा, ऐसे, ठीक है, जिसमें मिनिमम से लेकर मैक्सिमम सैलरी यहाँ पर नजर आ रही होगी। ये वही स्लाइसर है जो कि आप अक्सर यहाँ पर देखते भी हैं, और डेट के लिए मैं जनरली यूज करता हूँ। लेकिन लेट्स अज्यूम कि एक स्लाइसर है जो कि लेट्स से $1000 से शुरू हो रहा है और $20,000 तक जा रहा है। और यहाँ पर एक और स्लाइसर है जो कि अपने डिपार्टमेंट से लेकर आ रहा है, और ये लेट्स से लिस्ट स्लाइसर, इसके अंदर सारे डिपार्टमेंट्स के नाम आ रहे हैं। मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि जब मैं इस स्लाइसर को मूव करूं, सैलरी के स्लाइसर को, तो मुझे यहाँ पर खाली इस स्लाइसर में वो डिपार्टमेंट नजर आए जो कि मेरी सिलेक्टेड सैलरी रेंज के अंदर जो है ना आते हैं, यानी कि उसमें ऐसे लोग हैं जिनकी सैलरी उस सिलेक्टेड रेंज के अंदर है या नहीं, ठीक है। और वो सिर्फ और सिर्फ उसी वक्त पॉसिबल है कि अगर आपने मॉडलिंग जो है वो सही तरीके से की हो। बिकॉज होगा ये कि मैं जब इसको स्लाइस करूंगा और मॉडल अगर सही तरीके से मैंने नहीं किया हुआ, और फिल्टर फ्लोज नहीं सही तरह सेटअप किए हुए, तो ये तो स्लाइस कर देगा, स्लाइसर चल जाएगा। और यहाँ पर जो एचआर फैक्ट है उसका आपने कोई भी अगर मैट्रिक्स बनाया हुआ है तो वो भी बेसिकली फिल्टर कर लेगा अपने आप, लेकिन ये वाली जो लिस्ट है जो कि दूसरे डिपार्टमेंट जो डिपार्टमेंट से जो बेसिकली आपका जो स्लाइसर आ रहा है वो अपने आपको फिल्टर नहीं करेगा। It's never going to filter itself। उसके लिए फिर जरूरी है कि आप रिलेशनशिप को सही तरह सेटअप करें। आई थिंक इसका बेहतर ये होगा कि अगर आप एक एग्जांपल देखें, मुझे लग रहा है कि आपको कोई इस बात सही तरह नहीं समझ आ रही। इसकी क्या एग्जांपल बनाई जा सकती है? ओके, आई डोंट नो इफ इट्स गोइंग टू वर्क और नॉट, बट लेट्स जस्ट ट्राई इट। ये उस दिन जो हमने डेटा लोड किया था ना, उसी के अंदर से जो है ना बेसिकली इंफॉर्मेशन मैं निकाल रहा हूँ, और वही एग्जांपल मैं दोबारा यूज कर रहा हूँ। इसमें रिटर्न्स का और पीपल का और ऑर्डर्स का टेबल पड़ा हुआ है। रिटर्न्स का टेबल, अगर मैं रिटर्न्स के टेबल में जाऊं तो ये तो थोड़ी सी ट्रांसफॉर्मेशन होना रहती है। इसको नीड टू यूज दिस एज फर्स्ट, सो फर्स्ट रो एज हेडर करना है। अच्छा, पीपल के कॉलम में भी नहीं हुआ यार ये, सॉरी माय अपॉलॉजीज, मुझे दोनों एक इकट्ठे करने चाहिए थे। ये देखना आप कॉलम कॉलम लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब है कि इसकी भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई, ये भी करनी पड़ेगी। इसमें भी यूज करना है। अच्छा, could anybody tell me कि actually delete this relationship first?
could anybody tell me कि returns और जो people का टेबल है, क्या वो can we connect it to this orders table? या नहीं? फिर इसमें इस तरह है ना कि ऑर्डर्स टेबल को तो आप रिटर्न के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, ऑर्डर आईडी के साथ, या बल्कि रीजन से भी कर सकते हैं, सॉरी रीजन से भी कर सकते हैं। So ये यहाँ से ये हो जाएगा रीजन से, राइट? So ये one to many relationship बन गया, ठीक है? I'm going to delete this direct relationship. और ये ऑर्डर आईडी की बेसिस पे हो सकता है, राइट? रिटर्न्स का जो टेबल। जी सर, लेकिन इसमें रीजन इसमें भी आ रहा है ना ऑर्डर्स में। हाँ तो डजंट मैटर, कोई बात नहीं। ओके, I don't think that's going to be an issue. अच्छा, अब let's try कि ये चलता है नहीं चलता है। सो मेरा जो है वो प्रीमाइस ये था कि आपका जो ऑर्डर्स का टेबल है, which was orders number 3, उसके साथ मैंने कनेक्ट किया होगा। इसमें लेट्स से कि आपके पास पड़ा हुआ है और व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज कि जी हमारे जो स्लाइसर्स हैं वो आ रहे हैं रिटर्न्स से, वो स्लाइसर आ सकता है या नहीं आ सकता? आ सकता है, ऑर्डर आईडी का स्लाइसर आ सकता है, और पर्सन और रीजन जो है वो मैं पीपल से ले आता हूँ, आई थिंक, नहीं बल्कि पर्सन मैं यहाँ से ले आता हूँ। सो रिटर्न से ऑर्डर आईडी का मैं एक स्लाइसर ले आया, ठीक है, और इसको मैं एक स्लाइसर में कन्वर्ट कर देती हूँ। वो भी एग्जांपल वैसे चल जाए, बिकॉज मैंने भी पहली दफा ही मैं ट्राई कर रहा हूँ। अच्छी पीपल जो है वो पीपल में से मैंने अच्छा, if I select a particular order, अब ये रिटर्न से आ रहा है, आप लोग को ये समझ आ गई है ना कि क्या ये वाला टेबल कहाँ, सॉरी ये स्लाइसर कहाँ से आ रहा है? जी गाइस, जी सर रिटर्न्स के टेबल से आ रहे हैं, राइट साइड पे हाईलाइट हो रहा है। ठीक है, बाकी लोगों को भी समझ आ रहा है ये कि ये कहाँ से आ रहा है? रिटर्न्स के टेबल से। ये रिटर्न्ड ऑर्डर जो है ना, ये उनके ऑर्डर नंबर से, और ये आ रहे हैं इस टेबल से, ठीक है जी गाइस? बाकी लोगों को भी समझ आ गई या नहीं? एक दफा दोबारा प्लीज जरा सा समझा दें। सर आपको कहाँ से समझ नहीं आई? ये मॉडलिंग तो समझ आ गई यहाँ पर, उसके बाद जो आप स्लाइसिंग में गए ना वो थोड़ा सा दोबारा से बता दीजिएगा। सर मैंने इससे चिंता किया कि ये जो ऑर्डर आईडीज है ना, ये आ रही है रिटर्न्स के टेबल से, ये वो ऑर्डर्स हैं जो कि रिटर्न हुए, ठीक है? नहीं ये तो समझ आ गया था, मैं कह रहा था यहाँ इस जगह ये कहाँ से आ रहा है, ये जो पूरा कैनवस है? ये वाला दरमियान वाला, नहीं एज इन इसकी दिस बात, पर्टिकुलर, मैं कैनवस की बात कर रहा हूँ ना, ये जहाँ पर ये पूरा जो पीछे बैकग्राउंड है उस पर ये सारे ये चेक बॉक्सेस आ रहे हैं, ये कहाँ से आ रहा है? सर ये तो यहाँ से आएगा ना, ये तो रिपोर्ट मोड के अंदर में गया हूँ, यहाँ पर अच्छा अच्छा बेसिकली अच्छा, मैंने ओके जी जी ओके वो बनाए हैं थोड़े से, ओके यू नो, यहाँ पर मैंने पर्सन का स्लाइसर डाला है इस जगह पे, और ये जो पर्सन का स्लाइसर है ये किस टेबल के इस हिस्से से आ रहा है? पीपल्स के हिस्से से। और जो ये सम ऑफ सेल्स हैं ये आ रही हैं ऑर्डर्स 3 के टेबल से, जो कि ये वाला टेबल है, ठीक है? और जो रिटर्न्स हैं वो आ रही हैं आपकी रिटर्न्स के टेबल से, और ये रिटर्न्स के टेबल से ऑर्डर आईडी में इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये वो सारे ऑर्डर्स हैं जो कि रिटर्न होकर आए हैं। देखें ना, यहाँ से जब मैं सिलेक्शन करता हूँ तो ये उनका टोटल सम ऑफ सेल्स आ जाता है उन ऑर्डर्स का जो कि रिटर्न हुए।
उस पर्टिकुलर ऑर्डर का। मैं 2 का सिलेक्ट करूंगा तो ये अक्यूमुलेट होके आ जाएगा। ये देखें, ठीक हो गया, ये सारे वो ऑर्डर थे रिटर्न हुए। अच्छा, लेकिन इसमें एक चीज आप लोग ये देखें कि जब मैं इसको सिलेक्ट करता हूं तो क्या ये फिल्टर अपने आप को रिफ्रेश करता है? जी सर, ये नहीं कर रहा ना, ये वो फिल्टर नहीं करता अपने आप को रिफ्रेश। मतलब सिर्फ अच्छा यूनाइटेड स्टेट्स से मुझे शो होना चाहिए, तो वो नहीं हो रहा। अच्छा, इसको अगर हम आप देखिए, अब कर रहे हैं नहीं कर रहे? आपने बेसिकली इसको दोनों डायरेक्शंस पे चला दिया। जी, ऐसे ही है? इसलिए ना, बिकॉज़ हाँ जी, एग्ज़ैक्टली, मैंने फ़िल्टर फ्लो चेंज किया ना इसका, एंड दैट इज़ व्हाट मैं एचआर वाली जो एग्ज़ाम्पल दे रहा था, मैं ये एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। इसका फ़िल्टर जो है, देखें, फ़िल्टर फ्लो से क्या मुराद है मेरी? मुराद मेरी ये है कि जब मैं रिटर्न्स के टेबल में ऑर्डर आईडी को सिलेक्ट करता हूँ, तो वो जाके इस टेबल को फ़िल्टर करता है। लेकिन उसका फ़िल्टर फ्लो यहाँ तक नहीं जाता, बिकॉज़ जो फ़िल्टर फ्लो है, वो यहाँ पर वन डायरेक्शनल था। ऐसे ही था ना? वो जी इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में आ रहा था। ये यहाँ पर जब मैं पर्सन सिलेक्ट करता हूँ, तो वो यहाँ पर आके फ़िल्टर करता है, लेकिन आगे नहीं जाता। ठीक है? यानी कि मेरे कहने का मकसद ये है कि अगर मैं इसको ख़त्म कर दूँ, ये क्लियर हो गया, ये सारी लिस्ट आ गई। अगर मैं इस बंदे का सिलेक्ट करूँ, तो यहाँ पर वो सारे ऑर्डर आने चाहिए जो इसके ऑर्डर थे जो रिटर्न हुए थे। वो देख लें, यहाँ पर अब आ रहे हैं। अगर मैंने ये फ़िल्टर फ्लो सिंगल रखा होता, तो ये कभी भी ना होता। क्यों? क्योंकि द फ़िल्टर वुड हैव कम ओवर हियर। अच्छा, ये भी कर, हाँ, अच्छा, सॉरी, माय अपॉलजीज़, ये फ़िल्टर फ्लो पूरे का पूरा खत्म करना पड़ेगा। इसको भी बंद करना पड़ेगा। अब देखें, why is this happening? It's happening because now I'm selecting a person from over here as because it's a slicer, और इसका जो इम्पैक्ट है वो यहाँ आकर रुक जाता है, वो आगे ट्रांसफर नहीं होता टू ऑर्डर आईडीज, बिकॉज द फिल्टर फ्लो इज वन डायरेक्शनल। ठीक है, एंड दैट इज व्हाट आई हैव बीन सेइंग कि, और एचआर वाली एग्जांपल जो मैंने दी थी वो एग्जैक्टली यही चीज थी जो मैं बताना चाह रहा था कि आप विजुअल लेवल पे क्या दिखा सकते हैं, उसका इम्पैक्ट होता है जो आपने मॉडलिंग की होती है उसके हिसाब से, एंड दिस इज एन एग्जांपल ऑफ दैट। ठीक है ना, क्योंकि मैंने मॉडल करते हुए ये रिलेशनशिप सेट किए थे। ठीक है ना, कि ये सिंगल डायरेक्शनल होना चाहिए। अब आप ये कहेंगे कि यार सिंगल डायरेक्शनल तो फिर हर दफा मल्टी डायरेक्शन क्यों नहीं होता? क्यों? क्योंकि अगेन एज योर मॉडल स्टार्ट्स टू गेट कॉम्प्लेक्स, तो फिर इसके अनसैंक्शनड जो है ना इम्पैक्ट आ सकता है, जो कि शायद आप अभी कॉम्प्रहेंड ना कर पा रहे हो। जिस तरह के मैंने आपको वो एविएशन वाले मॉडल्स दिखाए थे, वो कितने कॉम्प्लेक्स थे। अब उसमें एक टेबल दूसरे टेबल से कनेक्टेड है, दूसरा तीसरे से है। अब उधर इट वुड बी रियली रिस्की अगर मैं 2 डायरेक्शनल फिल्टर्स यूज करूं। ठीक है, बिकॉज इट कुड हैव अ वेरी ह्यूज इम्पैक्ट ऑन द इंटायर स्ट्रक्चर ऑफ द पेज और द विजुअल्स, या जो भी वैल्यूज नजर आ रही है। सो आई हैव टू बी वेरी केयरफुल। ठीक है ना, तो ये मॉडलिंग टेक्स अ लॉट ऑफ ब्रेन पावर। ये तो अभी छोटा सा मॉडल, इसमें तो 4 चीजें हैं, मेरा मतलब ये 4 डब्बे हैं, और दैट एक्चुअली वर्क करते हैं। थिंक अबाउट ना कि एक वक्त में आपकी 15, 20, 30 क्यूरीज चल रही हैं। Does that make तो वो sense या बहुत नहीं? कंफ्यूजिंग। जी सर, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं हो जाता, मतलब हर एक उसको रिलेशनशिप को देखना कि ये कौन सा चल रहा है, और मतलब इधर मैनी टू वन लगाना है, क्या लगाना है। Whoever said life was easy, yeah. Very fast, it's confusing. As an analyst, as a BI person, या ये confusion है जो आपको daily basis पे bear करनी पड़ती है। Not to put you off, लेकिन actually देखें ना, this is what you are actually specializing to do. ठीक है ना, ये इस confusion को clear out करके results तक पहुंचना ही what you are actually specializing in, because not everybody can do this. ठीक है ना, तो ठीक है, तो ये ऑफ कोर्स दिस इज कंफ्यूजिंग, इट बिकम्स रियली कंफ्यूजिंग। और इसी वजह से मैंने आप लोगों को बताया था कि एज अ डेटा एनालिस्ट आप लोग 90% काम जो है वो, ये तो खाली 10% काम है
जो यहाँ पर होता है। 90% of the work is actually done over here in the modeling part, in the data enrichment part and the ETL part. ठीक है ना, और ज्यादातर टाइम आपका वहां पर कंज्यूम होता है। और इसी वजह से, बिकॉज अगेन इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स, जब आप बड़े बड़े मॉडल चलाते हैं तो फिर उसमें देन यू नीड टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है ना, इन एक्चुअली मेकिंग श्योर कि यार देखिए, एक तो ये होता है ना कि यार आपने एक मॉडल बनाया और खूबसूरत से उसका डैशबोर्ड बना दिया और प्रेजेंट कर दिया, लेकिन जो बीच में रिजल्ट आ रहे हैं वो गलत आ रहे हैं, ठीक है, तो उसको तो कोई फायदा नहीं, देयर इज नो पॉइंट। तो एसेंशियली द होल प्रोसेस नीड्स टू बी हाउ वुड आई से दैट, क्वालिटी एश्योर्ड। और आपको पता होना चाहिए कि अच्छा ये जो रिजल्ट्स आ रहे हैं ये खाली खूबसूरत नहीं है दिखने में या आंखों को, बल्कि इनफैक्ट वो करेक्ट भी है, दे आर फैक्चुअली करेक्ट, ठीक है। सो इसलिए ये दिस इज एन एग्जांपल दैट आई वांटेड टू गिव। अच्छा, अब सर ये आपको सर समझ आ गई, जो सॉरी मुझे नाम भूल गया, जी अली साहब, आपको ये समझ आ गया? जी बिल्कुल, मुझे समझ आ गया, बिल्कुल। एग्जांपल, थैंक यू। नो वरीज जी। एनी अदर क्वेश्चंस? ओके, रिलेशनशिप्स जो हैं हमने रिलेशनशिप बनाना देख लिया है। वी सॉ कि हमने रिलेशनशिप्स कैसे बनाने हैं, ठीक है ना। इट वाज अ ड्रैग एंड ड्रॉप ऑपरेशन, जो कि मैंने आपको बताया था कि यू कुड ड्रैग एंड ड्रॉप you know on top of so essentially what I'm talking about is if you have to create a relationship between two tables, तो you can actually drag and drop it. So यहाँ से अगर मुझे नजर आ गया कि regions के दरमियान में मैं जो है ना relationship बना सकता हूँ, I can drag region from over here and drag it on top of this region, तो automatically relationship बन जाएगा। अच्छा, अब इसमें एक सवाल probably आप लोगों के ज़हन में ये आएगा कि यार क्या दो रिलेशनशिप एक वक्त में चल सकती है, नहीं चल सकती? अच्छा, ये मैं ऑर्डर्स के साथ तो शायद दो रिलेशनशिप ना बना सकूं, बिकॉज हाँ यहाँ पर जो है पर्सन का टेबल नहीं है या कॉलम नहीं है इस वाले टेबल के अंदर। पर्सन का कॉलम है यहाँ पर या नहीं है? नहीं, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मैं रिटर्न्स के साथ एक रिलेशनशिप बना सकूं, जो कि आप ये देखेंगे अगर मैं इस पर्सन को यहाँ से उठाऊं और सॉरी इस रीजन को यहाँ से उठाऊं और मैं इस रीजन पे ड्रैग एंड ड्रॉप करूं, तो it is going to create a relationship, but it is going to be dotted. ये आप देख रहे हैं जी? मुझे ये कोई बता सकता है कि डॉटेड रिलेशनशिप का क्या मतलब है? सर इसमें देखें एक रिलेशनशिप तो ऑलरेडी बना हुआ है ना, पीपल के थ्रू ऑर्डर्स और ऑर्डर्स के थ्रू रिटर्न्स। एक तो ये रिलेशनशिप है, तो वो दूसरा रिलेशनशिप है जब आप बनाएंगे तो फिर वो डॉटेड आएगा। हाँ जी, वो डॉटेड का एक्चुअली मतलब ये होता है कि इट इज एन इनएक्टिव रिलेशनशिप, इट इज नॉट एक्टिव। सो अगर देखिए हम जो दानियाल बात करें ना वो ये कर रहे हैं कि the people and the returns table are connected indirectly and we saw an example of that, ठीक है, कि अगर आप फिल्टर फ्लो सही तरह सेटअप करें तो ये इन दो टेबल्स के अंदर, ये दो टेबल से मुख्तलिफ टेबल से डेटा आ रहे हैं ना, क्रॉस फिल्ट्रेशन हो सकती है। सो दे आर इनडायरेक्टली कनेक्टेड थ्रू द ऑर्डर्स टेबल। बट व्हाट इफ आई ट्राई टू कनेक्ट देम डायरेक्टली? नाउ they are, since they already enjoy a indirect relationship, the direct relationship is actually a secondary relationship, ठीक है, and that is why it is going to be dotted, which means कि it is inactive. अब फॉर एग्जाम्पल अगर यहीं पे मैं ये रिलेशनशिप डिलीट कर दूं, I delete this relationship, तो ये एक्टिव हो जाएगा दूसरा वाला। हाँ, उसको करना पड़ेगा एक्चुअली, इसको डबल क्लिक करके करना पड़ेगा। ये इनएक्टिव ही रहेगा, लेकिन you would need to make it active from over here, ठीक है। तो अब ये वाला रिलेशनशिप जो है ये प्राइमरी रिलेशनशिप बन गया बिटवीन पीपल्स एंड रिटर्न्स टेबल, एंड नाउ इट इज एक्टिव। नाउ यू सी अ सॉलिड लाइन इन बिटवीन। अच्छा, व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट? ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप एक्चुअली में इन जी सर ये ऑर्डर्स, अब ये डायरेक्ट रिलेशनशिप पीपल और रिटर्न का बन गया है जी, तो ये अब ऑर्डर्स के साथ क्या क्या कनेक्शन खत्म हो गया है या नहीं खत्म नहीं रिटर्न्स का ऑर्डर के साथ कनेक्शन खत्म हो गया? जी, रिटर्न्स का ऑर्डर्स के साथ खत्म हो गया, लेकिन फिल्ट्रेशन अभी भी हो सकती है। वो कैसे हो सकती है? वो इस राउट से हो सकती है, रीजन से, ठीक है। एग्जैक्टली जी, बिल्कुल।
ठीक है। अच्छा, अब इसमें ये आपको क्यों बता रहा हूँ, वो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, हालांकि ये चीज मैं कवर मैं नहीं करवाता इस कोर्स के अंदर, लेकिन जस्ट टू लेट यू नो, आप इन एक्टिव रिलेशनशिप्स को भी यूज कर सकते हैं। कैसे? लेट अस अज्यूम कि हमने ऑर्डर आईडी और ये इसको वापस जो है ना, आई रीएक्टिवेट दिस ऑर्डर डेट के साथ करती है, मुझे लग रहा है ऑर्डर डेट के साथ करती है। एक मिनट, ऑर्डर आईडी, ये देख रहे हैं ना, मेक दिस रिलेशनशिप इट्स ऑलरेडी एक्टिव। अच्छा, अब आई आल्सो हैव अ रिलेशनशिप ओवर हियर which is an inactive relationship. But what if कि मैं जो हूँ डायरेक्टली जो है, अच्छा लेट्स से मेरे पास ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं किसी तरह जो है वो यहाँ पर ये जो मेरा कौन सा टेबल है, जो रिटर्न्स का टेबल है, इसमें सो दिस टेबल आई इन नेक्स्ट टू एवरी रिटर्न्ड ऑर्डर आईडी मैं यहाँ पर वो दिखाना चाहता हूँ, जो सेल्समैन का नाम था वो। हाउ वुड आई डू दैट? सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि ये रिटर्न्स का टेबल है जिसमें सारी ऑर्डर आईडीज पड़ेंगी। मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि जितने भी रिटर्न्स थे उनके आगे उस पर्सन का नाम जिसके अगेंस्ट वो ऑर्डर रिटर्न हुआ था, यानी जिसका ऑर्डर था और वो रिटर्न हो गया। हाउ वुड आई डू दैट? तो मैं एक किस्म का वी लुकअप लगाना चाहता हूँ यहाँ पे। सो एंड देयर इज एन इनडायरेक्ट रिलेशनशिप एक्टिव एंड अ डायरेक्ट रिलेशनशिप विच इज इनएक्टिव, या वो लाइक पैसिव रिलेशनशिप है। सो लेट मी ट्राई अ कपल ऑफ थिंग्स। ठीक है, अब ये जो मैं एडैक्स की कमांड्स लिखने लगा हूँ, ये जिसमें मैं शायद प्रॉब्ली यूज करूंगा यूजर रिलेशनशिप और रिलेटेड की कमांड मैं यूज करूंगा। तो प्रॉब्ली मैं रिलेटेड की कमांड यूज करूंगा। अब ये देखिए, ये खैर मैंने अभी डैक्स पढ़ाई नहीं है, लेकिन आई एम गोना यूज अ रिलेटेड कमांड प्रॉब्ली। एंड व्हाट आई विल ट्राई टू डू इज कि मैं इस टेबल से इस रिलेशनशिप को इस्तेमाल करते हुए कॉल करने की कोशिश करूंगा यहाँ से इस पर्सन के कॉलम को। ठीक है, जस्ट लाइक अ लुकअप। So let's see if it allows me to do that. ये return का table है, I'm going to insert a new column. And again, I don't want you to follow this या इसको write down ना करें क्योंकि अभी मैंने DAX कराई नहीं। I'm just trying to tell you कि आप inactive relationships के ऊपर भी traverse कर सकते हैं. So you can actually, utilize them in order to get to a result. So I'm going to call related. And ये क्या मुझे person का column call करने दे रहा है, नहीं करने दे रहा? क्या उस column का नाम person का ही रहा है? Was person, right? People thought, sorry, not person. It's still not, letting me do that. So what should I do? I can try use a relationship, and I can try a relationship. क्या है जी? Column का नाम क्या है? So हमने जो returns का region था उसके साथ connect किया था, right? And what I wanted to do was अच्छा जी, क्या कह रहे थे? यूज रिलेशनशिप कैसे आपके भी यूज इन द ग्रेड। ओके, अच्छा जी,
They are already in a relationship as well. So returns का भी region और people का भी region. लेकिन इसमें this is not going to be the right result. ये एक ही नाम आएगा बार बार because मैंने max यहाँ पे use किया, ठीक है ना? What I'm trying to tell you is कि I understand कि मैंने जो है ना ये result गलत आ रहा है, ये वसावा आएगा, इसकी वजह ये है कि ये मैंने max use किया है, ठीक है ना? I need to come up with some other function जो कि max ना use करे because ये जो वसावा है मतलब ड्यू टू सम रीजन ये मैक्सिमम जो है ना टेक्सचुअल डेटा है वहां पे सम ड्यू टू सम रीजन, मुझे नहीं वजह पता क्या है इसकी वजह है। हो सकता है कि ये इन टर्म्स ऑफ नेम का जो साइज है वो सबसे मैक्स हो, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि ये देख रहे हैं कि यहाँ से एटलीस्ट जो है ना अक्रॉस अनदर टेबल डेटा आ रहा है, ठीक है? आई कैन ट्वीक इट, और वो रिलेशनशिप क्या यूज कर रहा है, वो इस ये स्लीपिंग रिलेशनशिप यूज कर रहा है, और उसके लिए मैंने क्या कमांड यूज किया, मैंने ये यूज रिलेशनशिप यूज किया। यूज रिलेशनशिप जो है ना ये जो सेकेंडरी रिलेशनशिप्स होते हैं इनके ऊपर आपको मूव करने में हेल्प करता है। सो लेट्स से अगर दो टेबल्स के दरमियान में एक प्राइमरी रिलेशनशिप है और एक सेकेंडरी रिलेशनशिप है जो कि इनएक्टिव है, आप उसको भी यूटिलाइज कर सकते हैं डैक्स में, उसकी कमांड्स हैं। मेरा सिर्फ ये मकसद था दिखाने का कि यू नो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो अगर मैं यूज रिलेशनशिप ना यूज करूं, मैं रिलेटेड की कमांड के जरिए इसको बुलाने की कोशिश कर रहा था, तो वो रिलेशनशिप डायरेक्ट रिलेशनशिप ना होने की वजह से वो मुझे कॉलम भी कॉल नहीं करने दे रहा था। ये देखिए, आई एम गोइंग टू शो इट टू यू अगेन। यहाँ पर मैं एक और कॉलम ऐड करता हूँ, ठीक है, और मैं रिलेटेड के जरिए, बिकॉज रिलेटेड के जरिए आप कॉलम्स कॉल कर सकते हैं। रिलेटेड इज जस्ट लाइक अ वी लुकअप कॉलम इन एक्सेल जो हम यूज करते हैं। तो रिलेटेड के जरिए मैं I was in the returns column, मैं people के कॉलम को कॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए वो मुझे ऑप्शन ही नहीं दे रहा, people के कॉलम को इंटेलिजेंस में दिखाई नहीं रहा। उसकी वजह ये है कि there is no direct relationship between you know the returns table and the people's table. There is a relationship, but it is inactive. Now I needed to travel upon this inactive relationship and then also use related at the same time. मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को या नहीं? जी गाइस, मुझे लगता है बिल्कुल ऊपर से गुजर गया है। मुझे आवाज नहीं आ रही है, सॉरी। नहीं सर, मैं कही थी जैसे रीजन दोनों में है जी जी, रिटर्न्स और पीपल, तो हम रीजन को कॉल करेंगे तो करने देगा वो? रीजन को कॉल करने देंगे? अच्छा ठीक है, मैं रीजन को कॉल करता हूँ। ये देख लीजिए, नहीं ये भी नहीं करने देगा, सिर्फ इनएक्टिव है। सही जी जी, इनएक्टिव होने की वजह से। अच्छा, अगर आप लोगों को इस चीज पे शक है कि ये इनएक्टिव है, ये एक्टिव से फर्क नहीं पड़ता है फर्क, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। अब आप ये देखें, ये मैं इस रिलेशनशिप को आई एम डाइल्यूटिंग इट, सॉरी मैं जस्ट डिलीटिंग इट, मैं डिलीट कर देता हूँ, डिलीट, आई विल मेक दिस वन एक्टिव, ठीक है, एंड देन आई गो ओवर हियर। आप देखें रिलेटेड, और मैं क्या कॉल करना चाह रहा हूं, व्हाट वाज आई ट्राइंग टू कॉल, यहाँ पे कॉलम के अंदर आई वाज ट्राइंग टू कॉल द पीपल में से पर्सन। हाँ जी, आया कि नहीं आया? It's coming through, right? पहले नहीं आ रहा था, and I am using a related command over here, and the reason it matters now is, or it's happening is because now there is a direct relationship between these two tables, but direct relationship का मतलब active direct relationship,
इनएक्टिव डायरेक्ट रिलेशनशिप के ऊपर अगर आपने ट्रैवल करना हो तो फिर आप यूज रिलेशनशिप टाइप की कमांड्स को यूज करते हैं। ठीक है, डज दैट मेक सेंस या नहीं? जी सर बिल्कुल। और अगेन ये मैं सिर्फ इस वजह से बता रहा हूँ, आई डोंट वांट यू गाइस के आप लोग इससे परेशान ना हो। ये the reason I'm actually giving you this example is because आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो आपका जो नेचर ऑफ द मॉडल है वो आपके रिजल्ट्स को इम्पैक्ट करता है। दैट्स द होल पॉइंट। ठीक है ना? तो इट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी कि आप लोग जो है अपना जो भी टाइम पावर बीआई के साथ सर्व करें उसमें ट्राई टू लर्न दीस इंट्रिकेसीज ओवर टाइम। आप इंशाल्लाह I'm pretty sure you guys will actually learn that. So इसमें I'm going to delete these. This is just an example. And I am going to delete this relationship as well. Yeah. Okay. So this was active versus inactive relationship. I mean, two tables at the same time could have active relationships and inactive relationships at the same time. ठीक है ना? और ये तो मेरा मतलब हो सकता है कि आपका इसकी एक एग्जांपल ये हो सकती है कि लेट्स से कि आपका जो है ना जो सेल्स का टेबल है उसमें ऑर्डर डेट भी है और उसमें डिलीवरी डेट भी है, और आपने जो कैलेंडर टेबल के साथ कनेक्ट किया हुआ है वो कैलेंडर टेबल की डेट को ऑर्डर डेट के साथ कनेक्ट किया हुआ है, लेकिन आपका बॉस आके आपको ये कहता है कि अच्छा यार मुझे डिलीवरी डेट के ऊपर भी कुछ एनालिसिस करने है। तो अब डिलीवरी डेट को एक्टिवेट करने के लिए आप यूज रिलेशनशिप टाइप के फंक्शंस को इस्तेमाल करेंगे, बिकॉज वो सेकेंडरी रिलेशनशिप है, वो है तो डायरेक्टली कनेक्टेड लेकिन इनएक्टिव हुआ है, बिकॉज अगेन पावर बीआई ओनली सपोर्ट्स a single active relationship between two tables. So अगर दो टेबल्स के दरमियान में एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है तो पावर बीआई एक रिलेशनशिप को सपोर्ट करेगा, दूसरे को वो ऑटोमेटिकली इनएक्टिव कर देता है। आप दो को एक वक्त में एक्टिवेट नहीं कर सकते। ठीक है? सर अगर हम जी दो सेपरेट टेबल्स बना दें और उसको ज्वाइन कर लें तो फिर तो डायरेक्ट रिलेशनशिप बन सकता है उसमें। हाँ जी बिल्कुल बन सकता है, लेकिन मॉडलिंग के पर्सपेक्टिव से दैट वुड नॉट बी वेरी एडवाइजेबल। जो एक्टिव है और एक इनएक्टिव है तो पावर बीआई एक्टिव वाले को सपोर्ट करेगा, दे देगा वो रिलेशनशिप। जी वो देखें इस केस में जो ये रिलेशनशिप है ये प्राइमरी रिलेशनशिप। ठीक है, अगर और ये किस ये कनेक्शन किन दो की बेसिस पे हुआ है मैं आपको पहले बता देता हूँ। ये हुआ है इस वक्त डेट पे, हाँ जी डेट पे, और ये आई थिंक हुआ है स्टॉक डेट पे और स्टॉक डेट पे हुआ है, इन दो पे। व्हाट इफ के मुझे एनालिसिस करना है डेट पे और ऑर्डर डेट पे, तो ये जो दूसरा रिलेशनशिप है ये डेट और ऑर्डर डेट के दरमियान में हुआ है, लेकिन ये इनएक्टिव है। इनएक्टिव से मतलब ये कि ये प्राइमरी नहीं है, ये सेकेंडरी रिलेशनशिप है और इसी वजह से डॉटेड आ रहा है, लेकिन मैंने एनालिसिस तो करना है ना। सर प्राइमरी कॉन्सेप्ट के बीच में सॉरी क्या मतलब? प्राइमरी रिलेशनशिप जो है ये किन दो के बीच में? एज पर माय अंडरस्टैंडिंग, एक मिनट ये डेट और ऑर्डर डेट पे नहीं है ये? नहीं ये हाँ जी नहीं सॉरी, इनफैक्ट मैं गलत कह रहा हूँ, ये ऑर्डर डेट और डेट के ऊपर ये हाँ जी ये देखें ये टिक हुआ है, ये प्राइमरी है। यस सर। हाँ जी तो अगर लेट्स से कि मैंने तो आई विल फ्लिप द एग्जांपल अराउंड, लेट्स से मैंने स्टॉक डेट और डेट के ऊपर एक वो करना है, एनालिसिस करना है, या स्टॉक डेट पे एनालिसिस करना है, यूं कह उस वक्त फिर मैं क्या उस वक्त फिर आई वुड नीड टू यूज formulas like use relationship। समझ आई? फिर मुझे यूज रिलेशनशिप यूज करना पड़ेगा, बिकॉज होगा क्या
मुझे क्यों यूज रिलेशनशिप यूज करना पड़ेगा? मुझे इसलिए यूज रिलेशनशिप यूज करना पड़ेगा, देखें कि अगर मैंने स्टॉक डेट के ऊपर कोई डेट बेस्ड एनालिसिस करना है तो वो डेट तो यहीं से आ रही होगी, लेकिन ये डेट तो प्राइमरीली कनेक्ट हुई भी है किसके साथ? ऑर्डर डेट के साथ। एग्जैक्टली तो अब जब मैं चेंज करूंगा तो इसका इम्पैक्ट जो है वो ऑर्डर डेट के हिसाब से आएगा, लेकिन मुझे तो इम्पैक्ट चाहिए स्टॉक डेट के हिसाब से। तो दैट इज व्हाई आई वुड नीड टू सेट अप अ रिलेशनशिप, सेट अप द यूजर रिलेशनशिप फंक्शन, ताकि वो इस सेकेंडरी रिलेशनशिप को यूज कर सके और वो समझे कि मैं, और लेट्स से कि मैंने कैलकुलेट की कमांड लगाई है तो उसको समझ आए कि अच्छा यार ये जो कैलकुलेशन हो रही है वो डेट और ऑर्डर डेट के दरमियान में नहीं हो रही, वो डेट और स्टॉक डेट के दरमियान में हो रही, या इन दो का रिलेशनशिप यूज करना है इन दिस कैलकुलेट या इन दिस कैलकुलेशन। ठीक है, सो ये आगे अभी हम करते हैं थोड़ा सा और, लेट्स मूव ऑन। जब हम डैश पे आएंगे तो इंशाल्लाह कुछ फंक्शंस करेंगे तो उससे भी आपको शायद बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो। So this is active versus inactive relationship. This is how you do it. Relationship cardinality का मैंने जना आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताया था, ये को बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, just a jargon. What is cardinality? Cardinality actually refers to the uniqueness of values in a column. ठीक है ना, और for all purposes all relationship in a data model should be one to many. अब देखिए ये थोड़ा सी पुरानी स्लाइड्स है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि for all purposes all relationship in the data model should be one to many because to start off with it is better कि आप स्टार स्कीमास के साथ काम करें जहां पे आपके डायमेंशन टेबल्स हो और फैक्ट टेबल्स हो, और दोनों के दरमियान में क्या किस किस्म का रिलेशनशिप चलता है? वन टू मैनी को वन टू मैनी। हाँ जी, तो वन टू मैनी में वन टू मैनी के अंदर क्या मोडालिटीज हैं कि डायमेंशन टेबल में प्रोडक्ट जो है या प्रोडक्ट की एक दफा आ रही है और वही प्रोडक्ट की जो सेल्स डेटा के टेबल है उसमें मेनी टाइम्स आ रही है, एंड दैट इज व्हाट मेक्स इट अ वन टू मैनी रिलेशनशिप। ठीक है ना, एंड कार्डिनैलिटी इज एग्जैक्टली अबाउट एक्सप्लेनिंग दिस कॉन्सेप्ट, जो कि मैंने अगर मैं ये कहूंगा ना कि यार वन टू मैनी की कार्डिनैलिटी है तो इसका मतलब ये है कि जो मैंने इससे पहले जो बात की है वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि देयर इज अ डायमेंशन टेबल जिसके अंदर जो है ना एक डायमेंशन एक दफा पड़ी हुई है, एंड देन देयर इज अ फैक्ट टेबल जिसमें वही जो डायमेंशन है वो बार बार रिपीट होगी, एंड द कार्डिनैलिटी इज वन टू मैनी कार्डिनैलिटी। ठीक है जी, एनी क्वेश्चंस? अच्छा, कनेक्टिंग मल्टीपल डेटा टेबल्स, ये हमने चीज जो है ना अभी देखी है। यू कैन एक्चुअली डू दैट, सॉरी जस्ट गिव मी अ सेकंड। मल्टीपल डेटा टेबल्स, डेटा ठीक है, रिटर्न्स डेटा ठीक है। सो व्हाट इट मींस इज कि क्या आप एक से सर ज्यादा, सर अगर दो टेबल्स में कोई भी चीज कॉमन नहीं है तो भी हम उन्हें कनेक्ट कर सकते हैं? आर्टिफिशियल रिलेशनशिप से भी नहीं कर सकते, इनएक्टिव रिलेशनशिप से भी नहीं, मुझे ये बताया ना कि अगर चले मुझे दो टेबल्स की एग्जांपल दें। प्रोडक्ट लुकअप में और रिटर्न्स डेटा में, जैसे अगर कुछ भी कॉमन नहीं है जी, तो मैं इनको फिर भी कनेक्ट कर सकती हूँ या नहीं कर सकती? नहीं, लेकिन पहली बात तो ये कि आई डोंट थिंक आप कनेक्ट कर सकती हैं। दूसरी बात ये है कि ऐसे कनेक्शन का कोई फायदा नहीं होगा। ओके, उसकी वजह समझे ना, मैच नहीं हो रहा होगा डेटा, ये की चलेगी ही नहीं, ठीक है, ये की ही नहीं चलेगी ना। देखें ये की क्या है, ये प्रोडक्ट की और प्रोडक्ट की के दरमियान में की है, ठीक है। यानी कि रिलेशनशिप है। ठीक है, तो इफ द की, अगर लेट्स से कि आपने इधर प्रोडक्ट की को कनेक्ट कर दिया है जी ऑर्डर नंबर के साथ, ठीक है, ठीक है, और आपने स्लाइसर दिया है प्रोडक्ट की का, यहाँ से प्रोडक्ट की का स्लाइसर है, और वो जब भी जाएगा प्रोडक्ट की को ढूंढेगा इस टेबल के अंदर, तो किस टेबल कॉलम को वो यूज करेगा? नंबर को। और तो ऑर्डर नंबर और प्रोडक्ट की क्या एक ही तरह के? नहीं, तो उसको नजर ही नहीं आएगा कि आप क्या बात कर रहे हैं, उसको पता ही नहीं लगेगा कि यार आप जो है ना, सो लेट्स से कि आपकी प्रोडक्ट की है PK 288 और आपका ऑर्डर नंबर है 1725664। इन दोनों की नेचर देखें,
डिफरेंट है। अब इसको लेट्स से कि मैंने इसके साथ कनेक्ट किया है, तो मुझे तो पी के 288 यहाँ मिलेगा ही नहीं इधर यहाँ पर। ठीक है। इट्स नॉट गोइंग टू बी इन दिस कॉलम बिकॉज ये कॉलम तो ऑर्डर नंबर्स का कॉलम है, इट्स नॉट द प्रोडक्ट की कॉलम। तो ये रिलेशनशिप तो बन जाएगा लेकिन इट्स गोइंग टू बी यूजलेस। फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल इस तरह है कि लेट्स से कि आपने ऑर्डर आईडी जो है वो मैंने कस्टमर आईडी के साथ, ये मैं डिलीट कर देता हूँ। सो ऑर्डर आईडी जो है उसको मैं कस्टमर आईडी के साथ बता दूं, रिलेशनशिप तो बन गया है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर गया और मैंने ये रिटर्न्स का टेबल था, ये रिटर्न्स का टेबल है और मैंने इनको यूज किया हुआ। अब देखें तो यहाँ पर रिजल्ट आ रहा है? नहीं सर। क्यों नहीं आ रहा? वो इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि अगर आप इस टेबल को खोल के देखें तो ऑर्डर आईडी की जरा नेचर देखें और कस्टमर आईडी की नेचर देखें, ये बिल्कुल डिफरेंट नंबर सेट है, ये बिल्कुल डिफरेंट नंबर सेट है। तो उसको MC1813045 यहाँ पर मिलेगा ही, तो है ही नहीं यहाँ पर। तो सर मैं रिटर्न्स के अंदर खुद से कस्टमर आईडी डाल सकते हैं? अच्छा चलें, ओके, हम हाँ जी डाल सकते हैं। अच्छा तो लेकिन अगर वो आपको डेटाबेस लेवल से डलवाना पड़ेगा। अच्छा ठीक है। तो अगर दो टेबल्स हैं जिनका आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है तो हम उनको किसी ऐसी टेबल से कनेक्ट करते हैं जो रिलेशनशिप बनाएगा, या हम इंसर्ट कर देंगे कोई? आप जनरली कोशिश ये करें कि आप इंसर्ट कुछ ना करें, कोशिश ये करें कि अनलेस एंड अनटिल आप एक कॉमन टेबल ले। बहुत ही कुछ ज्यादा जरूरत नहीं है तो इंसर्शन से परहेज करें। ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर इंसर्शन आपको करनी भी पड़े तो आप इंसर्शन कर सकते हैं, उसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। लेकिन ज्यादा बेहतर ये होता है कि आप ऐसी देखें, ये आप मीडिएटरी जो टेबल्स होते हैं उनको यूज करें ना दरमियान। ठीक है, बस यही मुझे पूछना है कौन सी अप्रोच बेहतर है। इसमें मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ कि ये अभी तक वही बात है कि ये शायद चलेगा। आप लोग इंसर्शंस कर सकते हैं, हम आर्टिफिशियल कीज बनाते हैं दो टेबल्स को आपस में बात करवाने के लिए। हम करते, उसकी मैं एग्जांपल आपको दिखाता हूँ, शायद उससे आपको ज्यादा बेहतर समझ आए, इस तरह शायद ना समझ आए, होपफुली ये मॉडल खुल जाएगा। Just bear with me please, ये लोड हो रहा है। अच्छा नहीं, ये नहीं होता। आई होप कि ये मैं आप लोगों को एग्जांपल इसलिए देना चाह रहा हूँ ताकि आप लोगों के ज़हन में ये बैठ जाए बात कि इट इज़ पॉसिबल। हम जनरली अवॉइड करते हैं ये इस तरह की कीज वगैरह बनाना। उसकी वजह ये होती है कि वो कॉलम लेवल के ऊपर ना डेटा ऐड करना पड़ता है, उससे मॉडल स्लो डाउन होता है। लेकिन ये नहीं है कि ये कोई प्रोहिबिटेड प्रैक्टिस है। इट इज पॉसिबल कि अगर आपने दो टेबल्स को आपस में बात करानी हो, इनका आपस में कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप ना हो, वो को आप कॉम्बो बना के उनको जो है ना रिलेशनशिप बना लें। इसकी एग्जांपल जो है वो मैं आपको बताता हूँ। ये एक मॉडल सॉरी एक रिपोर्ट है जो मैंने आपको पहले भी शायद दिखाई थी, जो कि एयरक्राफ्ट के यूटिलाइजेशन के ऊपर है। अब आप ये देखें, ये एयरक्राफ्ट टाइप कॉस्ट टाइप की जो है ये एक अदद कॉलम है जो कि कैलकुलेटेड कॉलम है, ठीक है, क्योंकि इसके साथ एफएक्स लिखा हुआ है। अगर मैं ये जाके इधर देखूं
कॉपी करता हूँ इसको, यहाँ पर जाते हैं और let's see it over here. अब आप ये देख लें, ये कंकैटिनेशन करके बनाया गया है। ये आर्टिफिशियली हमने की क्रिएट किया, एयरक्राफ्ट टाइप अंडरस्कोर कॉस्ट टाइप की, ठीक है। और ये हमने क्यों क्रिएट किया है, ये एयरक्राफ्ट चार्जेस का टेबल है ना, ये एयरक्राफ्ट चार्जेस का टेबल है। तो हम जाएंगे यहाँ पर एयरक्राफ्ट चार्जेस, हाँ जी। अब आप ये देखें, सॉरी नॉट दिस वन, ये वाली जो की है, बड़ी गुजर रही है। अच्छा सॉरी, मैं एयरक्राफ्ट कॉस्ट टाइप की नहीं यूज करता, मैं एयरक्राफ्ट फ्लाइट स्टेटस टाइप की, एयरक्राफ्ट टाइप और फ्लाइट स्टेटस टाइप की भी हमने की बनाई थी। और ये हमें आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखिए इसका फॉर्मूला ये है, ये देखिए ये भी एक की बनाई हुई है, ठीक है। और ये क्या, इट्स अ कॉम्बिनेशन बिटवीन डीएच एयरक्राफ्ट की जो टाइप है और जो उसका फ्लाइट स्टेटस है, उसकी कंबाइन करके हमने की बनाई हुई है। क्यों बनाई हुई है? बिकॉज देन वी कैन यूज दिस की टू टॉक विद अदर टेबल्स, जहां पर हमने इसी तरह की एक और की बनाई। तो अब यह देखें, अगर मैं इस टेबल, ये देख रहे हैं, you see this, so between this table and this table at the bottom, so between to create a relationship between these two tables, जो कि naturally नहीं था, this table and this table, I had to create this table and this table. इन दोनों के दरमियान में relationship possible नहीं था because there was no common key. So what we did was we fabricated a key. We saw कि दो columns हमें नजर आए जो कि इंडिविजुअली तो कनेक्ट नहीं हो सकते, लेकिन अगर उनकी कॉम्बिनेशन करके कोई की बनाई जाए तो हो सकते हैं। एंड दैट इज व्हाट वी डिड, वी डबल क्लिक्ड। अगर मैं डबल क्लिक करूं यहाँ पे, तो आप ये देखें कि एयरक्राफ्ट टाइप फ्लाइट स्टेटस टाइप और एयरक्राफ्ट टाइप फ्लाइट स्टेटस टाइप की, ये दोनों आपस में इनको हम यूज कर सकते हैं। डज दैट मेक सेंस? ये बात समझ रही आप? जी सर। ठीक है ना। सो यू कैन फैब्रिकेट कीज एज वेल, बट इट इज अगेन टू स्टार्ट ऑफ विद मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप ऐसे करें, ठीक है ना, बिकॉज उसमें फिर एक तो कैलकुलेटेड कॉलम्स क्रिएट होते हैं और गलती के चांसेस जो है बढ़ सकता है। फिल्टर का फ्लो जो है मैंने अभी बताया आप लोगों को, फिल्टर फ्लो हमने चेंज किया था, तो स्लाइसर्स जो हैं वो सही तरह परफॉर्म करना शुरू हो गए थे। वो मुझे कोई रिपीट कर सकता है? इफ एनीबडी कुड एक्चुअली सॉर्ट ऑफ गो थ्रू दैट फिल्टर फ्लो जब हमने बनाया था यहाँ पर, तो what was the whole premise behind it? सर वो यही था ना कि एक स्लाइस, एक मतलब मैं अगर यहाँ से फिल्टर करूँ ऑर्डर आईडी, तो पर्सन भी ऑटोमेटिकली फिल्टर होके मेरे पास आ जाए। वो बेसिकली इस तरह का रिलेशनशिप चाह रहे, मतलब मल्टी डायरेक्शनल रिलेशनशिप चाह रहे थे। ठीक है। और वो जो है कैसे पॉसिबल हुआ था? वो पॉसिबल हुआ था बिकॉज हमने वो किया था। जी सर, बोथ डायरेक्शंस पे किया था ना, बोथ डायरेक्शन पे किया था, एग्जैक्टली। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट फिल्टर फ्लो इज। फिल्टर फ्लो जो है वो आपकी जो फिल्टर्स की, खाली फिल्टर्स की डायरेक्शन, यानी कि ये तो एक एग्जांपल थी ना कि फिल्टर की डायरेक्शन को मैनेज करने के लिए मैंने फिल्टर फ्लो जो है ना वो उसको टू साइडेड किया, ठीक है। लेकिन और भी बहुत सारे यूज केसेस बन सकते हैं जहां पे आपको फिल्टर फ्लो टू डायमेंशनल, सॉरी टू वे करना पड़े, ठीक है। आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू देम, जस्ट आप लोग ये ज़हन में रखें जो मैंने आप लोगों को एक स्ट्रक्चर बना के दिखाया था। वो क्या स्ट्रक्चर था कि जब आप यहाँ से ऑर्डर आईडी को इस्तेमाल करते हैं तो वो फिल्टर का फ्लो जो है ना वो यहाँ तक आके रुक जाता, लेकिन उसको एक्सटेंड करने के लिए टिल हेयर, ताकि वो लोग भी फिल्टर हो सकें जिनके अगेंस्ट एक ऑर्डर आईडी रिटर्न हुई है, मैंने इसका जो फ्लो है उसको टू साइडेड किया, if you guys remember. And what that allowed me to do was to extend this returns के अंदर जो भी मैं फिल्ट्रेशन कर रहा हूँ, या इसमें जो ऑर्डर आईडी में जो फिल्ट्रेशन कर रहा हूँ वो यहाँ तक जा सके and can come back with results. ठीक है, and that is exactly the whole point behind
फिल्टर फ्लो, सॉरी मैं इनमें से जरा तेजी से गुजर रहा हूँ बिकॉज आई थिंक मैंने ये पहले करा दी है स्लाइड, मैं बाद में दिखा रहा हूँ। तो प्लीज अगर किसी को कुछ सवाल है और कंफ्यूजन है तो अभी पूछ लें। ये खामोशी तो लग रहा है कि किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। सो इज इट क्लियर जो अभी तक हमने पढ़ा है? जी सर। नहीं, दानियाल के अलावा बाकी लोग बताएंगे। दानियाल को मुझे लग रहा है क्लियर हो गया, बाकी लोगों की क्या सूरत हाल है? We have like 20, we have 19 people. ठीक है, फिर मैं नाम लेके पूछना शुरू कर देता हूँ। नहीं सर, थोड़ा सा क्लियर हो रहा है। थोड़ा सा थोड़ा तो मुझे ये नहीं क्लियर हो रहा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर दो चीजों में कोई कॉमन की नहीं है जी लेकिन एक्टिव रिलेशनशिप है, जी। लेकिन एक्टिव रिलेशनशिप हो सकता है या नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। नहीं हो सकता ना। एक्टिव रिलेशनशिप के लिए एक कॉमन की होनी जरूरी है। नहीं, देखिए मैंने आपको अभी एग्जांपल के थ्रू दिखाया था कि जो रिलेशनशिप है ना वो, देखिए जैसे पीपल में और ऑर्डर में, पीपल में और ऑर्डर में अभी क्या कॉमन है? पीपल और ऑर्डर में रीजन कॉमन है। ये देखिए, ये देखिए जो ना हाईलाइट हुए। ठीक है, इसीलिए एक्टिव रिलेशनशिप है। ठीक। ऐसे अच्छा देखिए, अब मैं आपको एक और काम करता हूँ, मैं इस रिलेशनशिप को डिलीट करता हूँ। यस सर। और मैं रीजन को पोस्टल कोड के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। नहीं सर, ये नहीं होगा क्योंकि इनके वही रिलेशनशिप बन जाएगा, ये रिलेशनशिप बन जाएगा, लेकिन इट इज अ स्पूरियस इनकरेक्ट रिलेशनशिप। लेकिन इनके यहाँ फॉर्मेट अलग अलग फॉर्मेट है। हाँ, रिजल्ट ही नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि देखें उसकी वजह ये है, लेट मी एक्सप्लेन अगेन। आपका ये एक डिम टेबल, although they have a common active relationship, but since they don't have a common parameter, तो वो रिजल्ट सही नहीं यील्ड करेगा। जी बिल्कुल। आपका जो डिम टेबल है इसमें की पड़ी हुई है ना, यस सर। इस की को आपने रीजन की जो की है इसको कनेक्ट करना है इधर। ठीक है, ठीक है, तो चाबी या यूं कह लें कि यहाँ पे जो रीजन्स के नाम है, जब वो यहाँ से फिल्टर में जाएंगे और यहाँ पर जाकर जो की पड़ी हुई है, दूसरी जो की पड़ी हुई है रीजन की, उस पे जाके देखने की कोशिश करेंगे कि अच्छा यार एक्स रीजन अगेंस्ट एक्स रीजन, तो उन्हें क्या नजर आएगा? पोस्टल कोड नजर आएगा। ठीक है, तो वो कैसे डाटा को फिल्टर करके लेकर आएंगे? ठीक है, ठीक है, अच्छा सर। ठीक है, ओके। बाकी लोग, आर वी ऑल एट द सेम पेस, एट द सेम पेज या नहीं? यस सर, ठीक है, रिलेशंस तो क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, ओके। सोला, अली, तलाल, अली हैदर, नासिर, guys, if you have any questions, please ask. You know, this can be a little inundating. उसकी वजह ये है कि वो मतलब लगता है बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन again, you know, with the passage of time, when you spend time with these, you know, you would actually get to know them as the back of your hand. मेरा मतलब उस तरह आपको याद हो जाएंगे। शुरू में थोड़ा सा कंफ्यूजन होती है, मुझे भी बहुत ज़्यादा टाइम लगा था इन चीज़ों को समझने में, बट यू नो इवेंचुअली विल गेट देयर इंशाल्लाह। लेकिन ये है कि अगर इमीडिएटली कोई जो है ना कंफ्यूजन है, वो आई कैन ऑलवेज आंसर राइट नाउ। फिल्टर फ्लो, टू वे फिल्टर्स भी हमने देख लिए। टू वे फिल्टर्स मैंने ऑन किए तो यू नो अगेन वो फिल्टर्स जो है ना सही तरीके से उन्होंने एक दूसरे को फिल्टर, एक फिल्टर ने दूसरे फिल्टर को फिल्टर करना शुरू किया जब मैंने टू वे फिल्टर्स ऑन किया। ठीक है, और that is why I'm actually going through or skipping मेरा मतलब you know the text. I'm just just trying to explain the concept. A word of caution, a word of warning: use two-way filters very carefully. इनको ध्यान से इस्तेमाल करें, बिकॉज ये ऐसे रिजल्ट्स जो है वो बेसिकली जनरेट कर सकते हैं जो कि फिर बाद में आपको समझ ही ना आए। और ये शायद मैं जब इस वक्त कह रहा हूँ तो ऐसे लगता है जैसे ये बिल्कुल ऐसे मैं डरावा दे रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली में ऐसे हो सकता है। अगर मॉडल्स आपके कॉम्प्लेक्स हों, बड़े हों, अब यहाँ पर देखिए एक टेबल के साथ जो है ना कुछ 7 मुख्तलिफ रिलेशनशिप्स चल रहे हैं, और सो यू कैन अंडरस्टैंड कि इसका क्या इम्पैक्ट आ सकता है। अगर नहीं भी अभी इन्विजन कर सकते, सो जस्ट टेक माय वर्ड फॉर इट कि जो है ना टू वे रिलेशनशिप को ध्यान से यूज करना।
Guys, I'm gonna just put you on hold for 1 second. I'm really sorry, ma'am. I just need to take this call. My apologies. Sorry. Yeah, sorry about that, guys. So, ठीक है. सो हाँ, एसेंशियली तो होता ही है कि बेसिकली ये कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स की वजह से आप जो है यू कुड गेट वेरी डिफरेंट रिजल्ट्स, और रिजल्ट्स जो फिर आपको कॉम्प्रिहेंड करने में जरा मुश्किल है. दैट्स व्हाई देयर इज अ वर्ड ऑफ कॉशन कि जब टू वे फिल्टर्स को यूज करें तो बी अ लिटिल कॉशियस अबाउट इट. ठीक है. उसके अलावा आप मॉडल लेवल पर भी जो है ना फील्ड्स को हाइड कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर आप मॉडलिंग कर रहे हैं let me show it to you. Let's say कि ये आप मॉडल के अंदर है, you want to hide a particular field, आप कर सकते हैं. Let's say कि मैं यहाँ से प्रॉफिट को हाइड कर देता हूँ. I can do it two ways. मैं यहाँ से राइट क्लिक करूँ and I hide, hide in report view. I can do this. अब आप ये देखें कि इसके साथ ही एक आंख और उसके अगेंस्ट क्रॉस का आइकन आ गया. I can actually click to unhide it, or I can just click on this eye icon as well. इसके अलावा मैं ये कर सकता हूँ कि मैं इस पूरे के पूरे टेबल को हाइड करना चाहूँ तो कर सकता हूँ. ये सारे के सारे कॉलम्स इसके जो है ना वो गायब हो गए. You would not see anything on the front end. ऑर्डर्स 3 का टेबल मुझे नजर ही नहीं आ रहा. ठीक है. ठीक है. So I'm gonna unhide it. I hid it and then I unhid it. ठीक है. So you can hide individual columns or you can hide whole tables as well. So modeling की कुछ best practices जो हैं, I'll just go through them. Focus on building a normalized model from the start. Again, normalized model की मैंने explanation आपको दी है कि स्टार स्कीमा से शुरू करें. डिस्टिंक्ट जो है ना आपके लुकअप टेबल्स होने चाहिए, यानी कि डायमेंशन टेबल्स होने चाहिए. और फिर देन देयर शुड बी फैक्ट टेबल्स, और जो डायमेंशन टेबल्स हैं दे शुड बी कनेक्टेड टू द फैक्ट टेबल्स. ठीक है. और ऑर्गेनाइज लुकअप टेबल्स अबव द डेटा टेबल्स इन द डायग्राम व्यू. अच्छा, ये दिस इज नॉट नेसेसरी फ्रॉम अ विजुअल पर्सपेक्टिव. यस, आप कर सकते हैं कि यार आपके जो लुकअप टेबल्स हैं उनको जो है ना यूं आप रखें, और जो फैक्ट टेबल्स हैं उनको नीचे रखें. लेकिन द प्रॉब्लम विद दिस इज कि जब बहुत ज्यादा बड़े मॉडल्स हो जाते हैं तो फिर जो है आपके पास ये लेवरेज नहीं रहती. स्पेस इज वो फिर स्पेस को आपको मैनेज करना पड़ता है. तो जरूरी नहीं है कि आप इसको फॉलो करें. छोटे टेबल्स के साथ या छोटे मॉडल्स के साथ बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि आप जो है ना जो डायमेंशन टेबल्स हैं उनको यूं रखें और जो फैक्ट टेबल्स हैं उनको नीचे रखें. उससे फिर आपको अंदाजा रहता है कि अच्छा यार आपके डायमेंशन टेबल्स क्या हैं और आपका जो फैक्ट टेबल है वो क्या है. दैट्स जस्ट अ विजुअल क्यू. ये ज़हन में रखिए. इसका मॉडलिंग के ऊपर या रिजल्ट्स के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं आएगा. ठीक है ना. ये नहीं होगा कि अगर आप इसको नीचे कर देंगे तो आपके रिजल्ट जो है ना वो उल्टे आना शुरू हो जाएंगे, समथिंग लाइक दैट. दिस इज जस्ट विजुअली ट्राइंग टू रिमाइंड यू कि क्या इम्पैक्ट है. ठीक है ना. आपके टेबल्स का यानी आपके सॉरी क्या जस्ट टू विजुअली रिमाइंड यू कि आपके डायमेंशन टेबल्स के और फैक्ट टेबल्स के. दैट इज ऑल, नथिंग एल्स.
Thirdly, avoid complex cross filtering unless absolutely necessary. Yes, क्रॉस फिल्टरिंग को अवॉइड करें उस वक्त तक जब तक कि एब्सोल्युटली नेसेसरी ना हो जाए। जब एब्सोल्युटली नेसेसरी हो जाए तो यस उस वक्त फिर यूज करना पड़ेगा, बट बी वेरी श्योर कि जी रिजल्ट्स क्या आएंगे। ठीक है, बी वेरी श्योर हो। और उसके बाद हाइड फील्ड्स फ्रॉम रिपोर्ट व्यू टू प्रिवेंट इनवैलिड फिल्टर कॉन्टेक्स्ट। अगेन जो फॉर एग्जाम्पल यानी कि इसी की अगर मैं मिसाल लूँ, जो मैंने मॉडल बनाया था इसमें देखें मैंने रीजन जो है ना वो और पीपल्स टेबल और ऑर्डर्स टेबल को आपस में कनेक्ट करने के लिए रीजन को यूज किया। ऐसे ही है, सारे कंकर करते हैं इसको या नहीं इस बार में? यहाँ पे गलत बना हुआ, बट इसको मैं रीजन कर दूं। जी गाइस, क्या हमने दोनों टेबल्स को रीजन के जरिए कनेक्ट किया या नहीं किया? जी सर, अब किया जी। ठीक है ना, किया है। लेकिन द पॉइंट इज के कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए बेहतर ये होगा कि मैं ऑर्डर्स टेबल पे जो रीजन है उसको हाइड कर। ठीक है, क्यों मैं हाइड कर मैंने इसको हाइड कर मैं इसलिए हाइड कर रहा हूँ कि मैं एक्चुअल में तो फिल्टर जो है वो रीजन से यूज करूंगा ना यहाँ से, या पर्सन को करूंगा, तो मुझे तो इधर रीजन चाहिए ही नहीं। तो वाई शो इट एट द फ्रंट एंड, क्योंकि फिर होता ये है कि अगर मैं यहाँ पे रीजन लिखूंगा ना तो मुझे 50 दफा रीजन आ रहा होगा, जितनी दफा भी वो अकर हो रहा है। हालांकि आई डोंट नीड टू लुक एट इट। मैं तो अगर मैं इसको यूं कर दूं और मैं जाकर यहाँ पर रीजन सर्च करूं तो आप ये देखें कि मुझे ये ऑर्डर्स 3 के टेबल में भी आ रहा है और रिटर्न्स के टेबल में भी आ रहा है और पीपल्स के टेबल में भी आ रहा है। तो पीपल्स के टेबल में से तो मैंने रीजन को यूज करना है, तो मुझे ऑर्डर्स 3 में रीजन को दिखाने की क्या जरूरत है? आई जस्ट हाइड इट। तो यहाँ से जाके मैं इसको हाइड कर देता हूँ, तो अब आप ये देखें, ठीक है, यहाँ से ऑर्डर 3 में रीजन अब मुझे नजर नहीं आ रहा। चलेगा वो बिल्कुल ठीक, इट्स गोइंग टू वर्क एब्सोल्युटली करेक्टली। जो रिलेशनशिप है वो बिल्कुल ठीक चलेगा। There is region and region. रिलेशनशिप बिल्कुल ठीक चलेगा, लेकिन सिर्फ बात जो है वो ये है कि आपको मॉडल को मैनेज करते हुए अगर कोई में जो अगर कंफ्यूजन है वो रिड्यूस हो, दैट इज ऑल। ठीक है, उसके बाद सो दीज आर सम ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिसेस दैट वी यूज व्हाइल डेटा मॉडलिंग। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी डैक्स की। सो व्हाट इज डैक्स? डैक्स इज डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन। और अगर आप लोगों को सारे का सारा प्रोसेस फ्लो याद हो, जो कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आप पावर बीआई में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, तो डैक्स किस काम के लिए यूज होती है? इफ यू गाइस रिमेंबर, एनीवन हु कुड रिमाइंड मी ऑफ दैट? बेसिकली दो कॉलम्स, हाँ मतलब बेसिकली दो चीजों के लिए यूज हो सकती है, कैलकुलेटेड कॉलम्स और मैयर्स के लिए। मतलब कैलकुलेटेड कॉलम्स ये ना कि फॉर एग्जांपल इफ आई वांट टू सम टू कॉलम्स या इफ आई वांट टू मल्टीप्लाई टू कॉलम्स, तो इसके लिए यूज हो सकता है डैक्स। या इफ का फंक्शन मैंने लगाना है किसी नए कॉलम में, बिल्कुल ठीक तो है। यूज हो सकता है। ठीक है, जो मैयर्स बनाने का प्रोसेस है और जो कैलकुलेटेड कॉलम्स बनाने का प्रोसेस है, इसको क्या कहा जाता है? पावर बी सॉरी बीआई प्रोसेस फ्लो की आई वुड से इस्तेलाह में इट्स कॉल्ड डेटा एनरिचमेंट। तो आप डैक्स के जरिए डेटा एनरिचमेंट कर सकते हैं। वो चीजें जो कि आपके डेटा के अंदर नहीं है वो आप इंसर्ट करा सकते हैं इनटू योर डेटा बाय यूजिंग डैक्स। ठीक है, सो द एनरिचमेंट वाला पार्ट है वो डैक्स उसमें आपको हेल्प करता है। So data analysis expression, commonly known as DAX, is the formula language that drives Power BI. With DAX, you can do two things. You can add calculated columns and you can add measures to your model. ये दो चीजें हैं और हैं तो दो चीजें दोनों DAX यूज करती है, लेकिन फंडामेंटली जो इनके अंडर द हुड मैकेनिक्स हैं वो बहुत डिफरेंट है। ठीक है, कैलकुलेटेड कॉलम्स बहुत मुख्तलिफ तरीके से कैलकुलेट होते हैं और मैयर्स जो है वो एक बिल्कुल ही नॉन इंट्यूटिव तरीके से जो है ना वो कैलकुलेट होती हैं। और वो मैं एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों इस तरह किया गया, मैयर्स की क्या जरूरत है। सबसे पहले कैलकुलेटेड कॉलम्स की बात करें। कैलकुलेटेड कॉलम्स अलाउ यू टू ऐड न्यू फॉर्मूला बेस्ड कॉलम्स टू द टेबल्स। ठीक है,
No A1 style references. Calculated columns refer to entire tables or columns. ये भी मैं बना के भी आपको दिखाता हूँ. Calculated columns generate values for each row which are visible within the tables. Now this is important. Calculated columns generate values for each, so they generate physical visible values for each row which are visible in the tables, in the data view. Calculated columns understand row context, and I will ये मैं बताता हूँ row context क्या चीज है. They are great for defining properties based on information in each row, but generally useless for aggregation, sum and count. This is a very important part. इसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, रो कॉन्टेक्स्ट और जनरली यूजलेस फॉर एग्रीगेशन. व्हाट इज अ रो कॉन्टेक्स्ट? जब आप एक्सेल की फाइल के अंदर काम करते हैं, whenever you work in some sort of an Excel file, let's try this now. So let's say orders 3 हैं. अब let's say कि ये भी एक एक्सेल की फाइल है, तो उसमें होता है कि आपकी जनरली कैलकुलेशंस कैसे हो रही होती हैं, रो बाय रो हो रही थी, ठीक है ना. एंड दैट इज व्हाट अ रो कॉन्टेक्स्ट इज. आई कैन इंसर्ट और implement a row context over here. What does that mean? It means कि मैंने अगर रो बाय रो कैलकुलेशन करनी है ना, तो I can actually do that using a calculated column. Calculated columns are very useful for that. So let's say कि मैंने सेल्स और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके कोई ग्रॉस सेल्स निकालनी है, और ये देखें कि ये जो कैलकुलेशन है ये रो कॉन्टेक्स्ट को यूज करते हुए रो बाय रो हो रही है, ठीक है. इट्स गोइंग इनटू ईच रो एंड इज डूइंग अ कैलकुलेशन. आर वी क्लियर विद दिस? जी सर, फॉर एवरी रो यू विल हैव अ मतलब वैल्यू ना, मतलब जो कैलकुलेट करी होगी. Absolutely, absolutely, absolutely. अच्छा, but now coming to the second part, they are usually useless for aggregation. What does that mean? It means is, sorry guys, it means is that if I go over here and do this, I'm going to add another column. I'm going to call it gross sales, AGG या aggregation. And what I'm going to do is I'm going to use aggregators with it. Sum is an aggregator, right? And it aggregates stuff. So I'm going to sum the sales. And then I'm going to multiply it with the sum of quantity. अब सर रो कॉन्टेक्स्ट नहीं यूज करेगा ना ये? जी, it's not going to use the row context. What it is going to do is actually going to give you a single value all along. जी, ठीक है ना, which is useless in this view. मुझे तो जरूरत नहीं है कि मैं हर रो के अंदर ये वैल्यू बार बार देखूं. ऐसे ही है ना. Hence the fact कि it is useless when you are aggregating stuff. Does that make sense to everyone? सबको क्लियर हुई है ये बात या नहीं? This is very important because ये आपको है क्या सर, ये सम दे रहा था वो जो आपने कॉलम दिखाया है? जी जी, सम नहीं दे रहा था. ये सम, आप इस फॉर्मूले को गौर से देखें. ये Yes, कर sir. ये रहा है कि ये सेल्स को सम कर रहा है ठीक और है, उसको मल्टीप्लाई कर रहा है ऑर्डर्स की क्वांटिटी के साथ. क्वांटिटी से कर, ठीक है, तो आपको एक सिंगल वैल्यू आ गई. ठीक है. ठीक है. It's not following any sort of row context. It is following it's actually not following any context. ये तो जनरल एग्रीगेशन करके दे रहा है आपको. तो इससे सेम
सेम क्यों आ रहा है ये नंबर? इस वजह से सेम आ रहा है बिकॉज आपने पहले जो ऑर्डर्स का जो सेल्स का जो टेबल था इसको एग्रीगेट किया। यस सर। और उसके बाद फिर क्वांटिटी के टेबल को अच्छा कॉलम को एग्रीगेट किया और फिर मल्टीप्लाई किया, वो एक ही आंसर तो फिर तो एक ही आंसर आएगा। ठीक है सर। एग्जैक्टली। तो दैट्स यूजलेस, आई डोंट वांट दैट एट अ रो लेवल। मुझे तो रो लेवल पे ये इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए ना। तो सर अगर हम जी बोलें। तो सर हम अगर खाली ऑर्डर इनटू ऑर्डर सेल्स इनटू ऑर्डर क्वांटिटी करें तो फिर तो हो जाएगा ना। फिर ये आएगा, ये वाला जो ये हमें सम तो वैसे ही नहीं चाहिए। ठीक है सर जी, इसमें सम तो नहीं चाहिए ना, हमें तो ये तो आपने रो वाइज डिवाइड कर दिया ना। ठीक है। तो और अगर आप इसका अगर आप फॉर्मूला देखें तो इट्स डिफरेंट, ये एग्रीगेटर यूज नहीं कर रहा। ये देखें, इट्स नॉट यूजिंग एनी एग्रीगेटर्स। यहाँ पे सम का या एवरेज मैंने कोई ऐसी चीज नहीं लगी, मैंने सिंपली सेल्स को क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई किया। ठीक है जी, किसी का कोई सवाल यहाँ तक? अच्छा गाइस, मेरे ख्याल में एक ब्रेक ले लेते हैं। मुझे लग रहा है मैंने बहुत सारी चीजें है ना आप लोगों के ऊपर अनलोड कर दी हैं, ये ना हो कि हो जाए ना ओवरफ्लो हो जाए। लेट्स टेक अ ब्रेक, लेट्स टेक अ 30-minute ब्रेक, 30 मिनट की ब्रेक लेते हैं। एंड लेट्स कम बैक एट 1:35 बैक और देन वील कैरी ऑन फॉर मोर बिकॉज आगे फिर मैंने मैयर्स आप लोगों को बताने हैं, तो उसमें मैं चाहता हूँ कि आप लोगों का दिमाग थोड़ा सा फ्रेश हो। ठीक है जी, इज दैट ओके? Does everybody agree with this? ठीक है, थैंक यू। ओके ओके। जी गाइस, कोई सवाल आप लोगों के ज़हन में आया हो while on the break? अच्छा, क्विक क्वेश्चन, फारीना, आप हैं क्लास में अभी या नहीं? आर यू देयर? शी इज नॉट बैक येट। जी हाँ जी, सलाम अलैकुम। अच्छा मैम, ये हमने लाइक क्या इस वीक के अंदर हम बेसिकली जो लास्ट रिव्यू है वो करवा सकते हैं इनसे, जो आपने लाइक फीडबैक? जी सर, उसका ये था कि अगर आप स्टार्ट कर देना तो फिर जब तक वो कंप्लीट ना हो तो रिकॉर्डिंग जो है ना वो बंद नहीं होती है। तो स्टार्ट तो मैंने नहीं किया था, आई थिंक आपने भी नहीं किया था। मैंने नहीं किया था, मैंने इसी वजह से नहीं किया था। जी सर, तो सर देख लेते हैं, अगर आ रहा है मेरे पास उसकी अपडेट तो भी उसको फिर रिलीज कर दूं अभी या कल? अगर आ रहा है तो कर दें, अगर नहीं आ रहा तो क्या हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं लाइक टाइस की मैनेजमेंट से कि यार अगर प्लीज उसको कल अवेलेबल कर दें सेशन के अंदर। ठीक है सर, अगर आ रहा है तो मैं स्टार्ट करके आपको नोटिफाई कर देती, नहीं आता तो फिर मैं अयान से बात कर ठीक हो लूंगी। गया, ठीक हो गया जी। अयान कर देगा, मेरे ख्याल में ये कैपेबिलिटी है कि आप डिसाइड कर सकते हैं कि किस दिन जो है ये नजर आए। वो इन्होंने एक हफ्ता पहले पे रखा हुआ है क्लोज के एंडिंग से, लेकिन ये कि आई थिंक यू कैन रीप्रोग्राम इट फॉर द लास्ट फॉर व्हेनेवर यू वांट इट टू शो अप एक्चुअली। जी सर ठीक है, मैं देख लेती हूँ। ठीक हो गया। सो गाइस, प्रॉब्ली कल जो है ना आप लोगों को एंड ऑफ द कोर्स जो है ना रिव्यू का आइकॉन जो है या लाइक लिंक जो है वो लाइक या ऑप्शन जो है ना वो अवेलेबल होगा, तो आप लोगों ने फीडबैक अपना देना है जिस तरह आपने मिड ऑफ द कोर्स दिया था। तो इस तरह अभी तो वो मुझे नजर नहीं आ रहा, आई डोंट थिंक कि वो अभी एक्टिवेटेड या एक्टिवेटेबल है राइट नाउ, बट ये है कि कल हम कोशिश करेंगे कि कल अवेलेबल हो जाए, सो यू कैन एक्चुअली गिव योर फीडबैक। सो आई थिंक एवरीबॉडी इज बैक, लेट्स मूव ऑन। ओके, आई होप मेरी स्क्रीन विजिबल है। अच्छा, अब मैंने आप लोगों को ये बताया था कि डैक्स के अंदर जो है यू कैन ईदर मेक कैलकुलेटेड कॉलम्स और यू कैन ईदर मेक मेयर्स। और कैलकुलेटेड कॉलम्स की यूटिलाइजेशन मैंने आपको दिखाई थी, इट प्राइमरीली फोकसेस और फॉलोज रो लेवल कॉन्टेक्स्ट, और उसमें एग्रीगेशन करने का कोई फायदा नहीं है जनरली, बिकॉज यू डोंट वांट अ सिंगल नंबर, जो कि मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू भी दिखाया था। इसके बाद
जो और ये एग्जैक्टली यही चीज यहाँ पर नजर आ रही है। यहाँ पर you don't want aggregations, single numbers coming again and again and again and again, rather than अगर आपने लेट्स से कोई बकेटिंग करनी हो या रो लेवल की बेसिस के ऊपर कोई यू वांट टू डू सम सॉर्ट ऑफ अ कैलकुलेशन, वो आप कर सकते हैं। इसकी एक और एग्जांपल जो है जो कि हम पावर बीआई में या कैलकुलेट कॉलम के अंदर कर सकते हैं, वो इफ स्टेटमेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल आप इफ स्टेटमेंट्स को यूज करके रो लेवल पर भी कैटेगराइजेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे जो सेल्स का कॉलम है, मुझे इसके अंदर किसी किस्म की बकेट्स बनानी है, so I can go in and call a new column or I can say sales categorization, okay? And then I'm going to write an if statement. So if the sales value is less than, let's say 500, it's a bad sales, or else a nested if. So if sales value is less than, let's say 1,000, it's less than 2,500, it's average sales, or else if sales value is less than 5,000, it's good sales, वरना अगर नहीं तो सर आपने 500 लिखा है। जी मैं करता हूँ, कर दिया। awesome sales, ठीक है, इसको 5,000 कर देते हैं यहाँ पे, and if I run this, तो ये सबसे पहले ये देखें आप, so it has actually created these buckets: average, awesome, bad, or good. And what's the benefit of this? The benefit is that I can, because this is a categorical variable now, so I can actually then, what can I do? I can actually go over here, call this column as a categorization like this, okay? And see my sales based on these buckets like this. So I just converted. What did I just do? मैंने अभी क्या किया है? I converted I would say a continuous variable, like a whole number, into buckets. और अब जो है अगर मैंने sales analysis करना हो किसी किस्म का, तो I can actually do that. अब वो categories की क्या limit होनी चाहिए, किस किस्म का होना चाहिए, वो कहाँ पे मेरे thresholds हैं, 500 पे है, 5,000 पे है पहला threshold, यानी ये मेरी भी मर्जी है। लेकिन the point being कि I can actually see now कि मेरी जो divide है, मेरा data जो है वो कैसे divided है, और इसकी basis पे I can actually create categories जो कि मैंने यहाँ पे बनाई है। इसको खैर जो करने का तरीका है, ये जो मैंने buckets बनाई हैं, ये खाली इस तरीके से नहीं होती। There are other measures as well जो कि आप use कर सकते हैं। For example, I'll try another one as well. मैं नाम लिख रहा हूँ और ये मैं अभी पूरा सिंटैक्स जो लिख रहा हूँ ये मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर कंपोनेंट्स क्या हैं। सो जस्ट ट्राई टू फॉलो द लॉजिक राइट नाउ। ये मत परेशान हो कि यार इक्वल के साइड पे क्या चीज आ रही है और राइट साइड पे क्या आ रहा है। सो लेट मी ट्राई दिस, आई डोंट नो इफ इट्स गोना वर्क और नॉट, बट लेट्स सी। 2 and if the value is, if the sales is less than or equal to 500, I would call it great. इसको हम करते हैं, let's try to run this, देखते हैं रिजल्ट देता है नहीं देता, एरर तो नहीं देता, देता है, ठीक है, फाइन, that it is great there। अच्छा, तो switch की जो स्टेटमेंट है is
you can use that as a replacement for the if statement जो कि मैंने अभी लिखी थी. ये स्टेटमेंट मैं खैर मैं चैट में शेयर भी कर देता हूँ, और ये बिल्कुल वही एक स्टेटमेंट है जो आप एक्सेल में बनाते हैं, लेकिन आप स्विच को भी यूज कर सकते हैं. स्विच के कुछ फवायद हैं. इसमें मेरा मतलब ये तो खैर अभी तो मैंने सिर्फ लाइक एक इफ एल्स स्टेटमेंट ही मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, लेकिन इसमें आप कलर्स वगैरह को पास कर सकते हैं, प्लस फिर इसका जो कोड है वो छोटा है इफ की स्टेटमेंट से. इट इज नॉट एज कंफ्यूजिंग बिकॉज आपको जब आप इफ की स्टेटमेंट आप जो है ना पास करते हैं, जिस तरह कि मैंने अभी कॉपी पेस्ट किया वर्ड वो अपना ग्रुप के अंदर भी, ये जो स्टेटमेंट है ये बेसिकली नेस्टेड इफ्स है. अब नेस्टेड इफ्स जो है ना कंफ्यूजिंग होता है बिकॉज एक इफ के अंदर दूसरा इफ लगा होता है, दूसरे इफ में तीसरा होता है, तीसरे में चौथा होता है. लेकिन स्विच की स्टेटमेंट जो है ना वो एक सिंगल लेवल की स्टेटमेंट होती है जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल आप यू नो आई कैन एक्चुअली जस्ट एनहांस दिस फर्दर. मैं इसको ही कहता हूँ कि अच्छा यार मैं एक लाइन में भी लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ. आई कैन जस्ट से दैट द सेल इज लेस देन you know 2500, so then you can call it you know awesome sales or whatever. Okay, so I'm gonna just do this and try to run this. अच्छा, इसमें एक चीज जो है वो ज़हन में रखने वाली है, वो ये है कि आपने जो सिंटेक्स लिखना है ना, ये तो अभी मैं एक लाइन में लिख रहा हूँ, लेकिन आपने जब ये इफ स्टेटमेंट मेरी देखी तो उसमें आपने देखा कि मैंने एक खास किस्म का जो है ना लाइक एक फ्लो फॉलो किया. तो हालांकि डैक्स को इंडेंटिंग से, जैसा पाइथन में प्रॉब्ली इंडेंटिंग जो है वो मैटर करती है कि आपने कोड किधर रख के चलाया. फॉर एग्जांपल जब आप लाइक फॉर लूप्स चला रहे होते हैं या इस तरह का कोई लूप चला रहे होते हैं तो उसमें इंडेंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है पाइथन के अंदर. नॉट इन पावर बीआई या नॉट इन डैक्स, बट इट इज अ गुड प्रैक्टिस कि आपका कोड जो है वो इंडेंटेड हो, ताकि जो आपका कोड अगर कोई और पढ़े तो फिर वो आपको बदवाए ना दे, वो कंफ्यूजन ना होना. सो फिर नेस्टेड इफ अगर आप लगा रहे हैं तो आपको पता चल जाता है उसके बाद जी एंड एग्जैक्टली. के बाद. तो वो जो आगे पढ़ने वाला है वो ये ना कि यार क्या मतलब यू नो क्या चीज लिख के चला गया, समझ नहीं आ रही. ठीक है ना. ओके सॉरी. सो अब आप ये देखें कि ये मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ लाइक उसको एक नीचे यू नो एंटर करके थोड़ी सी इंडेंटिंग की है, तो इससे जो रीडेबिलिटी है कोड की वो बढ़ जाए. दैट्स ऑल. इसको मैं कर दूं. आई थिंक दैट्स मच बेटर. बट लेट मी शो यू समथिंग एल्स एज वेल. लेट्स से कि आपको गंदा कोड लिखने की आदत है और आप आती है सीधा सीधा कोड लिखने के, तो आप जो है ये भी कर सकते हैं कि व्हाट यू कैन डू इज यू कैन एक्चुअली गो टू google.com. ठीक है, you can go to SQLBI, go to their home, go to कहाँ गया भाई, there are schools. Voila. You see this? Did you guys see what I just did? मुझे आवाज नहीं आई, सॉरी. जो भी अगर बोलने की कोशिश कर. जी so ऑर्गेनाइज हो गया थोड़ा. जी एग्जैक्टली. तो अगर आपने कोई फॉर्मेटिंग वगैरह करनी है and if you're not in the mood of actually doing it yourself, what you can do is you can just write everything in a single piece of line straight and then just come over here to DAX formatter and उसकी बस फॉर्मेटिंग कर दें.
ठीक तो है, ये SQL के कमांड्स भी हम इस तरह कर कैसे सकते कि आपने फिर से बता दें थोड़ा सा। हैं। जी हैं। मैं बताता SQL हूँ। के कमांड्स भी इस तरह ठीक कर सकते हैं। मैम उसका मुझे नहीं पता, आई डोंट थिंक कि मैंने एसक्यूएल का कोई ऐसा एडिटर देखा है जो कि एसक्यूएल की कमांड जो है ना वो ठीक करता हो, अभी तक नहीं Okay. देखा, हो सकता है आ गया हो, मुझे नहीं पता। Okay. हाँ, एक अलबत्ता जो है, एक चीज जो है वो चले वो पावर BI से रिलेटेड है, वो बाद में बताता हूँ। ये सब जी पावर मैंने BI के करेगा। ये पावर BI से ये डैक्स को ठीक। करता है, ठीक है। अच्छा मैंने किया क्या है, मैंने किया ये है कि मैंने यहाँ पे जो कोड लिखा था इट वाज अ सिंगल लाइन ऑफ कोड, राइट। इसकी रीडेबिलिटी के इश्यूज हो सकते हैं, राइट। ये तो अभी एक लाइन है ना, इट कुड हैव बीन अ लार्जर लाइन, बल्कि इनफैक्ट लेट्स टेक दिस एज एन एग्जांपल। ये let me do this. हो सकता है आपको यूं कोड लिखने की आदत, ठीक है। Although I don't recommend it, but you know, यूं कोड लिखने की आदत। What you can do is you can actually come to this website, DAX formatter, यहाँ पे पेस्ट करें, just format it, we'll convert it into this. You can just simply copy it from over here, and then it's going to run the way it's supposed to run. So you just formatted your code using a tool, so it's more readable now. देखा, इसकी जो रीडेबिलिटी है वो लाइक 10 टाइम्स बेहतर है। आपको समझ आ रही है कैसे, यार ये एक स्टेटमेंट है, ये यहाँ पर खत्म हो रही है, यहाँ पर एक और इफ स्टेटमेंट है, ये यहाँ पर खत्म हो रही है, और ये फाइनल इफ स्टेटमेंट है और ये यहाँ पर खत्म हो रही है। इज दैट क्लियर या नहीं? जी सर। अच्छा, इसमें जो टूल्स की क्योंकि बात हो रही है, और ये फ्रंट एंड का टूल है, लेकिन मैं अभी बता देता हूँ क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज्यादा जो है ना शोर मचा हुआ है उसके ऊपर। मैं लिंक्डइन पे बहुत ज्यादा देख रहा था, और आई डोंट थिंक कि ये अभी अवेलेबल हुआ है, क्योंकि मैंने लेटेस्ट वर्जन नहीं पावर BI का डाउनलोड किया। मैं बस के देख लेता हूँ आइडिया नहीं, यहाँ पे अभी मुझे नहीं आ रहा। पावर BI ने एक्चुअली एक रिसेंटली टूल रिलीज किया है, एक्चुअली अपडेट किया है अपने टूल को, पावर BI को। पावर BI लेटेस्ट अपडेट कैलकुलेटेड, सॉरी ये था, ये थे क्या कहते हैं यार, क्विक मेजर्स, सॉरी। तो आपने एक्चुअली कहा है ना कि एसक्यूएल भी इस तरह हो सकता है, नहीं हो सकता, वो उससे लेके मेरे जहन में एकदम की बात है कि ये बता दूं मैं भी। हो सकता है आप लोग अब पावर BI को जब री करें ना इंस्टॉल, तो शायद आप लोगों को ये एक नया जो है ना फीचर नजर आए, क्योंकि मुझे भी यहाँ पे नहीं आ रहा। लेटेस्ट अपडेट इन क्विक मेजर्स, दिस इज रियली इंटरेस्टिंग। फीचर जो है वो बेसिकली जो भी किया है ये भी नहीं है। ये यस, दिस इज इट, ये। सो ये आप देख रहे हैं, ये क्विक मेजर्स हैं। ये मेजर्स को क्विकली बनाने का एक तरीका था पावर BI के अंदर ओरिजिनली, और आई नो हम अभी तक मेजर्स तक नहीं पहुंचे। मैं बताऊंगा आपको, यहाँ से मेजर्स बनते हैं, तो ये क्विक मेजर्स यहाँ पर आ रहा होता है। और ये देखिए क्विक मेजर्स यूं है ना, यू कैन एक्चुअली कॉल क्विक मेजर्स रियली क्विकली फ्रॉम ओवर हियर। ये बने बनाए मेजर्स होते हैं। व्हाट माइक्रोसॉफ्ट हैज डन इज कि इन्होंने AI बेस्ड एक टूल जो है ना इसके अंदर अवेलेबल कर दिया है क्विक मेजर्स के अंदर। सो यू कैन राइट योर क्यूरी ओवर हियर एंड यू कैन गेट द कोड ओवर हियर। बॉटम पे वो कोड बनना शुरू हो जाता है। ये बिल्कुल उसी तरह ही है जिस तरह आप पावर BI के अंदर Q&A यूज करते हैं। किसी ने क्वेश्चन एंड आंसर्स का को यूज किया पावर BI में? Has anybody used this visual Q&A? Anyone? किसी ने तो किया होगा यार, ये कैसे हो सकता है ना किया? किसी एक बंदे ने किया है इस पूरी क्लास में Q&A के, यू नो, एनीवन? अच्छा, ये Q&A का जो विजुअल है, दिस इज एक्चुअली AI बेस्ड टूल, एंड व्हाट यू कैन डू इज आप नेचुरल लैंग्वेज लिखकर इसके अंदर जो है ना अपने क्वेश्चंस के आंसर्स जो है ना वो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा सवाल ये है कि मुझे प्रोडक्ट वाइज ग्रॉस सेल्स चाहिए,
Yeah. You see So this? basically इसने क्विक मेजर ही लगाया है ना? Yeah, quick measure, I wouldn't say quick measure है. हाँ जी, पीछे उसके क्या मेजर बन रहा है वो मुझे नहीं पता, वो क्विक मेजर ही बनाया होगा, लेकिन उसने नेचुरल लैंग्वेज की बेसिस पे उसको प्रोसेस किया. या मैं यूं कहूँ कि प्रोडक्ट वाइज ग्रॉस सेल्स बाय कंट्री. ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है सर. इट इज वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली. ये आपकी लो कोड नो कोड को बहुत ज्यादा बूस्ट देता है ना ये चीज. ठीक है, जिसने, क्योंकि ये विजुअल जो है ना आप अपने डैशबोर्ड के अंदर एम्बेड कर दें, इधर कोने में कहीं लगा दें, ठीक है ना, और उससे फिर ये है कि जो आपका एंड यूजर है ना वो पावर बीआई सर्विस पे फिर इस तरह के सवाल पूछ सकता है, और वहां पे फिर वो रन टाइम कुछ भी सर्च कर सकते. एग्जैक्टली. सो उसमें फिर उसकी इंट्रिकेसीज ये हैं कि आपको ये टेबल लेवल के ऊपर ना कुछ डिफिनेशंस देनी पड़ती हैं पहले. फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ ऑर्डर्स में जाकर बताना पड़ेगा कि अच्छा यार ये लेट्स से मैंने अभी क्या क्यूरी लिखी थी, मैंने क्यूरी लिखी थी कि जी मुझे ग्रॉस सेल्स बाय कंट्री चाहिए. मैं अगर यहाँ पर जाकर कंट्री को ना एक मिनट आपको बताता हूँ, कंट्री 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 है, और कंट्री का जो सिनोनिम्स है मैं इनमें कर देता हूँ मुल्क या बखांडा व्हाटएवर, ठीक है ना. ओके, सो ये मैंने इसके सिनोनिम्स बना दिए, ये इसमें सेव कर लिया. सो व्हाट आई कैन डू इज के सो ये मैंने वखांडा कैसे लिखा, मैंने इसलिए लिखा बिकॉज मैंने इसका सिनोनिम डाल दिया था यहाँ पर ऑर्डर्स में. इन कंट्री, ये देखें, you see this? आप लोगों को नजर आ रहा है? I can actually call it मुल्क as well, so मुल्क wise. See, same results. अच्छा, इसमें I can actually say मुल्क wise top 10. Mulk wise top 10 gross sales. Top 10 gross sales. Yeah. So इसमें वो नाम नहीं दे रहा मुझे साथ में मुल्क के, बट ये है कि ये टॉप 10 हटाइएगा यार, ये टॉप 10 ग्रॉस सेल्स मुल्क कर दें. हाँ ये भी ठीक है, राइट. हाँ एग्जैक्टली, हाँ या ले रहा है. सो अगेन यू नो इट्स अ वेरी रिसेंट, नहीं खैर रिसेंट तो नहीं है, इसको भी साल 1.5 ईयर होने वाला है इस टूल को, लेकिन ये है कि सिंस दिस इज अ एआई बेस्ड टूल तो ये तेजी से लर्न कर रहा है प्रेफरेंसेस, और दिस हैज एक्चुअली गॉटन रियली गुड. पहले जब मैंने लाइक इसको इनिशियली शुरू किया था तो उसको यूज करना तो ये इतना कोई खास इफेक्टिव नहीं होता था, लेकिन नाउ इट इज वेरी इफेक्टिव. मेरा मतलब ये ऐसे आप बहुत एक्यूरेट रिजल्ट्स निकाल सकते हैं. तो मैं लाइक टॉप 10 ग्रॉस सेल्स मुल्क परसेंटेज है, आ रहा है यार? नहीं ये नहीं आ रहा, एक मिनट ठहरें. इसमें टॉप 10 परसेंटेज ग्रॉस सेल्स. परसेंटेज की स्पेलिंग है तो दे रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ. ग्रॉस सेल्स नहीं, सॉरी ग्रॉस ऑर्डर नहीं, ग्रॉस सेल्स.
तो मुझे नहीं समझ आ रही है अभी क्यों नहीं कर रहा, बट अगेन आप इससे बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं मतलब माय पॉइंट बीइंग के you just need to tweak it a little bit. Tweaking करने का तरीका ये है कि you know you can add synonyms to this. Plus इसके अंदर जो है फिर then there are some options जिनको आप tweak कर सकते हैं। इसकी मेरा मतलब जो इस whatever the results it's actually generating उनको जरा बेहतर करने के लिए so there's a lot of interesting stuff you can do over there. For example, आप ये देखें यहाँ पे मैंने इसको जो ये व्हील जो इसके ऊपर इसको क्लियर ये जो बेयरिंग है उसके ऊपर क्लिक किया, तो आप ये देखें आप यहाँ पे Q&A को टीच कर सकते हैं। जो क्वेश्चन आंसर का टूल है इसको यू कैन एक्चुअली टीच इट कि अच्छा यार तुमने यू नो परसेंटेज से क्या मुराद है, यू नो मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है परसेंटेज पढ़ने में, तो मुझे बता दो कि अच्छा यार व्हेन यू से परसेंटेज व्हाट डू यू एग्जैक्टली मीन। सो माय पॉइंट बीइंग कि आप इट्स एक्सट्रीमली फ्लेक्सिबल, आप इस टूल को यूज कर सकते हैं। और ये प्राइमरीली यही चीज जो है अब इन्होंने क्विक मैयर्स के अंदर भी दे दी है, जहां पर आप सवाल लिखते हैं तो साथ में मैयर बनना शुरू हो जाता है। सो यहाँ पर तो आपको सिर्फ विजुअल नजर आ रहा है, ठीक है ना, आपको पीछे डैक्स नजर नहीं आती, लेकिन यहाँ पर क्विक मैयर का जो इन्होंने नया ये टूल दिया है इसके अंदर एक्चुअली डैक्स साथ में लिखी जाती है, तो आपको डैक्स भी नजर आ रही होती है जी एक्चुअल में कोड लिखा कैसे गया। सो सवाल नेचुरल लैंग्वेज में क्या लिखा गया था जी कि व्हाट इज द रोलिंग 28 डेज एवरेज ऑफ सेल्स, और नीचे जो कोड लिखा गया वो ये है, ठीक है, इसने वेरिएबल्स यूज किए हैं ऑल दैट। ठीक है, एनी क्वेश्चंस दिस फार? सर एक चीज है जी हम जैसे कोई भी रियल टाइम कोई डाटा लेते हैं, मतलब हमारे ऑफिस में डिफरेंट चीजें चल रही होती हैं, तो उसमें इसको तो नहीं ना पता लगेगा कि हम कौन सा डाटा यूज कर रहे हैं जो हम वेब बेस पे यूज कर रहे हैं। उसमें अगर हम कोई क्वेश्चन लिखते हैं रिलेटेड टू आवर डाटा तो वो तो उसको नहीं एड्रेस कर सकता। कर सकता है। अच्छा, उसकी आपको क्यों लगता है कि नहीं कर सकता? क्योंकि हमारे डाटा के जो जो हमने उसको लेबल किया होगा और जो डाटा की हम कह सकते हैं डाटा बेस है उसमें वो तो डिफरेंट होंगे, और यहाँ पे तो उसको पता ही नहीं होगा कि वो क्या है। अच्छा ठीक है, इसकी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, मिसाल के जरिए समझाता हूँ, शायद उससे आपको क्लियर हो जाए। ये और वो लगे अगेन इट्स गोइंग टू यूज अ रिपोर्ट जो कि हमने बनाई हुई है। just bear with me guys, ये इधर लोड हो जाए। So I'm just going to go over here and ये मैंने एक पेज ऐड किया and I'm going to use the QA visual. Okay, all this. अच्छा, अभी आप ये देख रहे हैं ना कि ये यहाँ पर एक पेज के ऊपर ये विजुअल ऐड हो गया, ठीक है। अब मैं आई एम गोइंग टू गो एंड पब्लिश दिस, I'm going to save this first and I'm going to publish this to the services. ये मसला हो गया सेंटोस की। अच्छा सॉरी गाइस, जस्ट सॉरी एक सेकंड है, लेट्स नॉट डू दिस विद दिस वन बिकॉज मैं इसमें लॉगिन नहीं हुआ मैं इस वाले अकाउंट में लॉगिन नहीं हूँ, इस पे नहीं चलेगा ये। Let me think. Just a second.
just bear with me guys, मुझे जरा लॉगिन करना पड़ेगा अपने मेरा फेलो है उसके अकाउंट से। Oops. अच्छा नहीं चल रहा। अच्छा गाइस ये अभी चल नहीं रहा, ये प्रॉब्लम आपको कल दिखा दूंगा फिर। ये पॉसिबल है, आप ये सर्विस पे भी कॉल कर सकते हैं। सो यानी कि अगर आप ये कह रहे हैं ना कि जैसे अगर आपका लाइव डेटा है तो वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, वो आइडेंटिफाई कर पाएगा बिकॉज वो एआई का काम ही एक्चुअली यही है कि वो हर इंडिविजुअल डेटा सेट को रीड कर सके कि उसके अंदर कौन से ऐसे वेरिएबल्स हैं जिनको कॉल किया जा सकता है। और अब ये देखेंगे मैं डिफरेंट रिपोर्ट के अंदर हूँ। अब यहाँ पर अगर मैं ये कहूँ कि जी टोटल एनिमल्स बाय रीजन, तो ये क्या चलेगा या नहीं चलेगा, इसको देखते हैं। ये देख लें, ठीक है। सो टोटल एनिमल्स बाय रीजन बाय पैडक, देखें इट्स थिंकिंग, सर्विस को कॉल कर रहा है पीछे बैकएंड पे, स्टिल थिंकिंग बिकॉज ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। और हाँ इसी तरह की चीज बनेगी, क्यों? क्योंकि देखिए ये हर रीजन के अंदर आपको छोटे छोटे बार्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं। उसने बनाई गंदी सी चीज है, लेकिन द पॉइंट इज कि वो उस आंसर तक पहुंच गया जहां तक उसे पहुंचना चाहिए था। इसको मैं कर देता हूँ बाय पैडक। ये पैडक करूंगा तो ये रीजन बीच में से निकल जाएगा। अब ये देखें बाय पैडक इसने डिवाइड कर दिया है, तो पैडक्स क्योंकि हैं बहुत ज्यादा तो ये छोटे छोटे इसने लाइनें बना दी है, ठीक है। तो इसको मैं बाय पैडक करूंगा तो खास वैसे फर्क नहीं पड़ेगा, रिजल्ट वैसे ही आएगा, ये चीज नजर आएगी। मच बेटर, लेकिन बीच में रीजन की हायरार्की नहीं है, इस वजह से यूं नजर आ रहा है। सो आप मेरी बात समझ रहे हैं? व्हाट आई एम ट्राइंग टू से ओवर हियर इज के इट डज नॉट मैटर कि आपका जो डेटा सेट है वो अगर नया है, अगर वो अपने डायनामिक्स चेंज कर रहा है, फॉर एग्जांपल देखिए उसमें अगर वैल्यूज चेंज हो रही है दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है ना। लेकिन अगर उसके अंदर वेरिएबल्स और जो कॉलम्स के नाम है वो चेंज हो रहे हैं तो फिर एआई को थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो परफॉर्म फिर भी उसी तरह ही करेगा जिस तरह कि वो आपके डेस्कटॉप के ऊपर कर रहा है। और यही विजुअल जो है आप व्हाट यू कैन डू इज यू कैन एक्चुअली पेस्ट दिस ओवर हियर एंड पब्लिश दिस टू द पावर बीआई सर्विस। तो वहां पर जो है जब आप इसको इसी तरह सवाल लिखेंगे नेचुरल लैंग्वेज में तो जवाब आएगा। डज दैट मेक सेंस या नहीं? यस सर एक और चीज हम इसके थ्रू एआई के थ्रू ये कर सकते हैं कि हमने जो पहले काफी कुछ डेटा इनरिचमेंट की है
कि नहीं उसमें डिफरेंट जो है ना ग्रुप्स बनाए और टेबल्स बनाए और उसके रिलेशंस बनाया, तो वो भी ये भी चीज हो सकती है एआई से इस। हाँ जी, देखें ये जो स्टेप है ना, ये एक्चुअल में यही काम जो आप कह रहे हैं ना, जो इनरिचमेंट वाला पार्ट है, वो भी अब जो है ना एआई के थ्रू होना शुरू हो गया है। देखिए मैंने एक मैयर बनाना था जिसने 28 दिन की रोलिंग एवरेज निकाली। अभी जो है मैं वो काम कैसे करता हूँ कि पहले तो मैं इनरिचमेंट करता हूँ जाके इधर, और उसके बाद फिर जब मेरे पास फाइनल नंबर आ जाते हैं तो फिर उसकी बेसिस के ऊपर मैं कोई जो है ना मैयर बनाता हूँ ओवर हेयर, ठीक है, जो कि रोलिंग एवरेज निकालता है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर मैं नेचुरल लैंग्वेज में जो कोड लिख रहा हूँ ओवर हेयर, वो एक अदद मैयर में कन्वर्ट हो रहा है जो कि डेटा को इनरिच कर रहा है, रोलिंग एवरेज निकल रही है। राइट सर। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको Q&A का विजुअल दिखाया है ना, ये पहले यही काम जो है ये विजुअल लेवल पर हो रहा था कि आप विजुअलाइजेशन को Q&A से कॉल कर सकते हैं। लेकिन अब जो जब से इन्होंने ये मैयर वाला फीचर दिया है कि आप मैयर में जाकर लिखते हैं नेचुरल लैंग्वेज में और वो नीचे कोड जनरेट कर देता है, तो अब ये इनरिचमेंट वाला पार्ट भी ये लोग ले गए हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के ऊपर, एआई के ऊपर। और करीब ये कोडिंग खत्म हो जाएगी मुझे लगता है, यानी कि जितनी तेजी से ये लाइक एआई बेस्ड टूल्स हैं तो आ रहे हैं, तो ये तो कोडिंग का तो काम ही नहीं रहेगा। इसमें सर ये ओपन एआई की सर मेरे ख्याल से इन्वेंट किया था सर ये जन एआई का सर काम सर, इसका माइक्रोसॉफ्ट ने सोर्स कोड ले लिया था सर। हाँ, ऐसे ही होगा ये। वेब डेवलपमेंट में भी सर ऐसी ही है सर, रिएक्ट वगैरह के फ्रेमवर्क्स भी सर ऐसे ही हो जाते हैं सर, आप नेशनल लैंग्वेज में लिखे हैं सर वो सारा प्रोसेस कर देते हैं। प्रोसेस कर लेते हैं, एग्जैक्टली ऐसे ही, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और ये मुझे वैसे पता नहीं है इसके पीछे टू बी ऑनेस्ट कौन सा फ्रेमवर्क यूज हो रहा है। अगर ये ओपन एआई फ्रेमवर्क है तो बिल्कुल वही होगा। मुझे इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन द पॉइंट इज के वी आर वेयर वी आर टुडे, ये आपके सामने ही है। मुझे तो लगता है कि 10 साल में प्रॉब्ली पता नहीं प्रोग्रामिंग शायद मशीन ही कर रही होगी, ठीक है ना। तो ये मैंने दिखाना था, ये दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर। और अच्छा सॉरी, अब थोड़ा सा डाइग्रेस करेंगे, मैयर्स की तरफ वापस आते हैं। हमने कॉलम्स देख लिए कि कॉलम्स क्या करते हैं, ठीक है। मैयर्स लेकिन क्या करते हैं? अच्छा, मैयर्स आर dash formulas used to generate new calculated values. Like calculated columns, मैयर्स reference entire tables or columns. अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज बताना जरा जरूरी है, आप कॉलम्स को भी मैयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। इससे क्या मुराद है? इनको कहा जाता है इम्प्लिसिट मैयर्स, ठीक है। अगर लेट्स से कि मेरे पास कंट्री है और उसको मैंने मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया है, और मैं जो हूँ सेल्स की वैल्यू उठा रहा हूँ यहाँ से, ऑर्डर 3 है ना, यहाँ से सेल्स की, ये मैंने सेल्स का कॉलम उठाया, ये सेल्स का कॉलम है, ये याद रखिएगा। अच्छा, ये वाला इसको मैं उठा रहा हूँ, यहाँ पर डाल रहा हूँ। अच्छा, अब ये आपने देखा कि विजुअल लेवल पे ना ये दो चीजें यहाँ पर ऐड हुई। कंट्री जो है वो रोज में ऐड हुआ है क्योंकि ये रो वाइज मुझे कंट्री आ रही है, और वैल्यूज जो है वो सम ऑफ वैल्यूज में यहाँ पर ऐड हुआ है, यहाँ पर सॉरी सम ऑफ सेल्स जो है वो वैल्यूज में ऐड। लेकिन मैं जो एग्रीगेशन है इसकी वो चेंज कर सकता हूँ। कैसे चेंज कर सकता हूँ? इफ आई क्लिक ऑन दिस ड्रॉप डाउन, यू कैन सी कि यहाँ पर मेरे पास मुख्तलिफ और एग्रीगेशन आ रहे हैं। मैं इसको सम की जगह कर देता हूँ एवरेज। अब आप देखें कि अफगानिस्तान की वैल्यू चेंज होगी, सारी वैल्यूज चेंज होगी। सर जिस तरह पिवट काम करता है वैसे ही काम कर रहा है। एब्सोल्युटली। और गाइस जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेकंड प्लीज, सॉरी।
जी apologies, हाँ जी, तो पिवट में एग्जैक्टली जिस तरह मैम ने कहा कि पिवट में भी यही होता है, लेकिन एक्चुअली में ये जो मैंने इसकी स्टेट को चेंज किया है, इनको इम्प्लिसिट मेजर्स कहा जाता है, IMs, ठीक है। हमने कैलकुलेटेड कॉलम को या कैलकुलेटेड कॉलम को एक अदद इम्प्लिसिट मेजर में चेंज किया, बिकॉज मैंने कॉलम को या कैलकुलेटेड कॉलम को जो उसका सम आ रहा था उसको चेंज कर दिया एवरेज में। अगर मैं इसको मिन में चेंज करना चाहूँ, मैक्स में चेंज करना चाहूँ, आई कैन डू दैट एज वेल। ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम होगा, ठीक है। अगर मैंने इसको काउंट देना है, काउंट कर सकता हूँ मैं, काउंट डिस्टिंक्ट इसका ये है, ठीक है, सॉरी काउंट डिस्टिंक्ट स्टैंडर्ड डिविएशन देनी है तो वो ये होगी। सो ये मैं इम्प्लिसिट मेजर्स बना रहा हूँ। अब प्रॉब्लम ये है कि इम्प्लिसिट मेजर्स जो है ना वो एक विजुअल तक लिमिटेड होते हैं, ठीक है। और इसी तरह ये मेजर्स से इसी वजह से डिफरेंट होते हैं। मेजर्स भी एग्जैक्टली कुछ ऐसा ही काम करते हैं, लेकिन वो एक विजुअल तक लिमिटेड नहीं होते। तो अब हम चलते हैं जो है ना मेजर्स के ऊपर, कि मेजर्स एक्चुअल मेजर्स क्या होते हैं। सो मैंने इम्प्लिसिट मेजर्स पहले क्यों बता दिए, इसलिए पहले बता दिए हैं बिकॉज ये डायरेक्टली एसोसिएटेड है कॉलम्स या कैलकुलेटेड कॉलम्स के साथ। कैलकुलेटेड कॉलम्स हमने अभी पढ़े, ठीक है, तो इसी वजह से मैंने इम्प्लिसिट मेजर्स भी साथ में ही बता दी। अच्छा, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा मेजर्स। सो मेजर्स जो है ना, दे आर एक्चुअली डैश फॉर्मूलाज यूज्ड टू जनरेट न्यू कैलकुलेटेड वैल्यूज, और लाइक कैलकुलेटेड कॉलम्स, measures reference entire tables or columns. Unlike calculated columns, measure values aren't visible within tables. They can only be seen within a visualization like a chart or a matrix. What does that mean? इसका मतलब ये है कि ये मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। लेट्स से कि ये एक अदद मैंने कंट्री का विजुअल बनाया और उसके अंदर मैंने सेल्स की वैल्यू ही डाली है। यहाँ ये सेल्स का कॉलम उठाकर मैंने यहाँ पर, और मुझे ये कंट्री वाइज सेल्स आ गई। मैं होम पर आता हूँ, यहाँ पर एक मेजर बनाता हूँ, उसको मैं कहता हूँ सम ऑफ सेल्स स्कोर है, क्योंकि ये कदर मेजर है, ठीक है। और इसके अंदर मैं कर देता हूँ सम सेल्स के कॉलम। अच्छा, अब आप ये देखिएगा कि जैसे ही मैं इसको यहाँ से प्रेस करूंगा एंटर या जो भी करूंगा, मतलब ये टिक को दबाऊंगा, तो आप ये देखिए कि यहाँ पर ये एक अदद वो बन गया है, छोटा सा जो है ना एक नया वेरिएबल क्रिएट हुआ है जिसके साथ एक अदद कैलकुलेटर आ रहा है। ये इस चीज की निशानी है कि ये एक अदद मेजर क्रिएट हुआ। ये मेजर नजर तो मुझे ऑर्डर 3 टेबल के अंदर आ रहा है, लेकिन ये मेजर एक्चुअल में कहीं एग्जिस्ट नहीं करता टेबल के अंदर। इट इज नॉट एनीवेयर इन द टेबल। आपको यहाँ पे सम सेल्स का कोई कॉलम नहीं नजर आएगा, मेजर जरूर नजर आएगा, लेकिन कॉलम वाइज कोई ये कैलकुलेशन नजर नहीं आएगी। और ये कैलकुलेटेड कॉलम की तरह एक नया कॉलम नहीं ऐड कर रहा है, ये बस नहीं, विजुअलाइजेशन के लिए आप यूज विजुअलाइजेशन के लिए कर रहा है। और दूसरा ये कि ये जैसे ही मैं यहाँ पे डालूंगा तो इन दोनों नंबर्स में कोई फर्क है? Is there any difference between these two नहीं columns? सर, मैं यही कहने वाली थी, ये नहीं सर। ये मेजर है और ये एक्चुअल फिजिकल कॉलम। So I am actually getting the same results that I got from a calculated column or a column from a measure as well. तो ये तो सेल्स हमने निकाल लिया ना, लेट्स से सम ऑफ सेल्स तो चलो इजी है। अब ये मुझे यूज हो सकता है, फॉर एग्जांपल एवरेज सेल्स अगर मैंने निकालनी हो तो इसका एक नया मेजर मतलब मैं बना लूं, ये नया बना तो लें, वो इसको जरा change कर लेते हैं। ले लें, ये हो गया जी एवरेज सेल्स अंडरस्कोर n, and I'm going to call it equals to average sales और जैसे मेजर में हम इफ के फंक्शन भी लगा सकते हैं। जी लगा सकते हैं। अच्छा, अब ये
मैयर है और ये इसकी एवरेज सेल्स है जो कि इसने कैलकुलेट की है। अब ये फिजिकली कहीं एग्जिस्ट नहीं कर रही टेबल में। अगर मैं इस सम ऑफ सेल्स के फिजिकल कॉलम को इसको इम्प्लिसिट मैयर में कन्वर्ट करूं और इसको एवरेज में करूं तो इन दोनों के नंबर एक जैसे होने चाहिए। ऐसे ही है या नहीं? ठीक है, नंबर है, ठीक है ना? लेकिन इसमें बेनिफिट ये मैयर हम किसी और उसमें भी विजुअलाइजेशन में भी यूज कर सकते हैं ना। एब्सोल्युटली। ये वाला सो ये वाला जो मैयर है वो कहीं पे भी यूज हो सकता है, ये इम्प्लिसिट मैयर नहीं है, ठीक है ना? ये सिर्फ खाली इस विजुअल तक फंसा हुआ नहीं है। इस फॉर एग्जांपल मैंने इसको चेंज किया था ना, एवरेज ऑफ सेल्स, पहले वाले को यहाँ से मैंने एवरेज किया था, इसको मैं उठाकर कहीं और इस्तेमाल करने की कोशिश करूं तो ये नहीं होगा। आई वोंट बी एबल टू यूज दिस बिकॉज इट इज बाउंड टू दिस विजुअल, ठीक है? वेयर एज जो मैंने ये एवरेज सेल्स का मैयर बनाया अंडरस्कोर एम का, इसको मैं उठा के यहाँ पे डालूं तो ये एक नया विजुअल बना देगा। ये मुझे भी क्या बता रहा है? ये 246.49 का जो नंबर है मुझे क्या बता रहा है? टोटल एवरेज सेल्स। एग्जैक्टली, फॉर ऑल द कंट्रीज, फॉर ऑल द कंट्रीज, ठीक है? Yes. लेकिन अगर मैं बोस्टवाना को क्लिक करूं तो अब क्या नंबर आ रहा है? ये फिल्टर हो गया सर बोस्वाना का 154 154.37। सो द पॉइंट बीइंग कि जो इम्प्लिसिट मैयर है वो इधर तक फंसा हुआ है, ये किसी भी विजुअल में मैं यूज कर सकता हूँ। मैं इसको लेट्स से ये है आपका, इसको मैं कहता हूँ अच्छा नहीं यार ये मुझे यूं ना दिखाओ, तो मुझे ये प्रोडक्ट वाइज दिखा दो, प्रोडक्ट नेम वाइज। ये एवरेज सेल्स है प्रोडक्ट वाइज। अब अगर मैं ब्राजील पे क्लिक करूंगा तो एवरेज सेल्स प्रोडक्ट वाइज फॉर अ पर्टिकुलर कंट्री। अब ये इस तरह क्यों नजर आ रहा है? ये इस वजह से इस तरह नजर आ रहा है बिकॉज मैंने यहाँ पे फिल्ट्रेशन का जो बोर्ड है उसको हाईलाइटिंग पे रखा हुआ है। इसको मैं चेंज कर देता हूँ तो आपको एग्जैक्ट नंबर आ रहे हैं। ये मैं बाद में बताऊंगा कि कैसे करना है, ये मैं अभी जस्ट टू मेक दिस मोर अंडरस्टैंडेबल इसको मैं चेंज कर रहा हूँ। कैसे किया बाद में I'll show you this I'm going to convert this to this। और अब मैं अगर बोस्टवाना करूंगा तो मुझे बोस्टवाना में जो एवरेज सेल्स हैं पर प्रोडक्ट वो नजर आ रही है। समझ आ गई मेरी बात की? तो यहाँ पर मुझे लगता है बेसिकली कि आप लोगों को जो है ना बहुत सारे सवाल होंगे, यार मैंने तो एवरेज निकाली थी तो ये तो मुझे सारे, ये तो मुझे एवरेज दे रहा है प्रोडक्ट वाइज और यहाँ पर एवरेज आ रही है कंट्री वाइज, तो ये क्या सीन है? ये आप लोगों के ज़हन में सवाल आया या नहीं आया, या यू गाइस थिंक दैट इज अ वैलिड क्वेश्चन और नॉट? सो मैंने एवरेज का मैयर यहाँ पे यूज किया और उसको ब्रेकअप कर दिया प्रोडक्ट वाइज। यहाँ पर एवरेज का जो नंबर है वो कंट्री वाइज ब्रेकअप हुआ। ये क्या सीन? मैयर तो एक ही है सर, मैयर तो एक ही है लेकिन आपने विजुअल्स दोनों में रोज बेसिकली डिफरेंट यूज किए थे। हाँ, रोज मैंने बिल्कुल डिफरेंट यूज किए थे, लेकिन इसमें जो चीज समझने वाली है वो ये है कि मैयर जो है वो जब कैलकुलेट होता है तो वो अपने आप को तब्दील कर सकता है फिल्टर कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। अब नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, हमने पहले रो कॉन्टेक्स्ट की बात की थी, ठीक है ना? रो कॉन्टेक्स्ट क्या था कि रो बाय रो कैलकुलेशन जो हो रही होती है उसमें एक रो कॉन्टेक्स्ट यूज हो रहा होता है। लेकिन जैसे ही आप विजुअल पेजेस के ऊपर आते हैं जहां पे विजुअल्स बन रहे होते हैं तो वहां पर जो कॉन्टेक्स्ट इस्तेमाल हो रहा होता है वो रो कॉन्टेक्स्ट तो हो सकता है लेकिन जनरली फिल्टर कॉन्टेक्स्ट होता है। एवरीथिंग बिकम्स अ फिल्टर। फॉर एग्जांपल बारबेडोस को अगर मैं क्लिक करूंगा ना तो ये एज अ फिल्टर काम करना शुरू कर देगा। नाउ व्हाट इम्पैक्ट वुड दैट हैव ऑन माय मैयर? दैट इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। My Meyer needs to now calculate or recalculate itself according to this calculation, this selection. अगर मैं ये दो करूंगा तो now it needs to recalculate itself according to Barbados and Belarus, and that is something calculated columns cannot do. Meyers recalculate themselves on every selection that you do on the page. It works the other way around as well. मैं अगर इसको उठाऊं और अगर इसके दरमियान में ये देखो
मेरी जो सिलेक्शन है वो इसको भी इफेक्ट कर रही है। मैक्स इसमें से दिखा रहा है, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि आप ये देखें, बिकॉज अब क्या हो रहा है, सो आई एम गेटिंग एन एवरेज सेल्स का नंबर पर कंट्री फॉर द प्रोडक्ट्स दैट आई हैव सिलेक्टेड। Does that make sense या नहीं? अच्छा, किस किस को समझ आ गई है मुझे ये बता दें चले। ये बिल्ट इन विजुअल्स हैं, इसका जी सर। मतलब है बिल्ट इन जी, विजुअल्स built-in- हैं जो हम बस अपनी कंट्री पे हम ये विजुअल्स देख सकते हैं। अपनी कंट्री पे क्या मतलब? जो कंट्री हम सेलेक्ट कर रहे हैं उस पे हम विजुअल्स देख सकते हैं और उसकी सारी प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन आती रहेगी। जी जी एग्जैक्टली, वो यही है ना कि जब आप एक कंट्री को सिलेक्ट करते हैं ना, तो ये जो फिल्टर कॉन्टेक्स्ट है ना पूरे पेज का तब्दील होता है। फिल्टर कॉन्टेक्स्ट से मेरी क्या मुराद है? मेरी मुराद ये है कि इस वक्त ये ऑस्ट्रेलिया विजुअल हम पाकिस्तान के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए फिल्टर कर रहे हैं। एग्जैक्टली यस, सो द फिल्टर। अच्छा, अब मसला ये है कि इस पेज के ऊपर 50 और किस्म के फिल्टर कॉन्टेक्स्ट हो सकते हैं। मैं यहाँ पे दो चीजें और ऐड कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल डेट का भी आ सकता है, बिल्कुल इसी तरह डेट भी आ ऐसा भी आ सकता है। ये देखिए, मैं यहाँ पे डेट डाल रहा हूँ, ये कैटेगरी भी डाल दी मैंने, ठीक है, इसका भी स्लाइसर बना दिया और साथ में डेट भी डाल दी। डेट आ गई जी, ऑर्डर डेट, इसको मैंने यहाँ डाला और इसका मैंने इसकी हायरार्की को क्लोज किया और इसको मैंने स्लाइसर में कन्वर्ट कर दिया। अब देखिए कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। अब नाउ फॉलो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। आई एम गोइंग टू फिल्टर the entire page for these date ranges, for these countries, and these product categories. So you understand my point that the filter context जो कि एवरेज जिसको कंसिडर कर रहा है, एवरेज की जो मैंने वैल्यू निकाली है, वो तीन मुख्तलिफ फिल्टर कॉन्टेक्स्ट में से गुजर रहा है। It is first of all looking at only this date period, then only these countries, and then these product categories to come up with these numbers product wise. Does that make sense या नहीं? जी सर बिल्कुल। यस सर। ठीक है, so this is something मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा था to get my head around, और इसी वजह से डैट्स या मेयर्स जो है ना, they could be extremely, मेरा मतलब they could be really confusing, लेकिन follow the basics और जो है ना छोटे से शुरू करें हमेशा। ट्राई टू बिल्ड इट लाइक एन अनियन, मेरा मतलब यू नो पील्स में बनाने की कोशिश करेंगे। जब भी आप मेयर्स में या डैट्स के साथ काम करेंगे तो यू विल नीड टू एक्चुअली क्रिएट इट इन लेयर्स, solve the most core problem first and then the problem outside it and then the problem outside it. तो जनरली जिस तरह कोडिंग की जाती है, ठीक है, लेकिन द पॉइंट इज के यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको बहुत देता है। लेकिन ये अब एक्सेल में अगर आप ये काम करें तो आपका जो एक्सेल है वो उसके अंदर आप एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ फिल्टर्स लगा सकते हैं, बट द इंटायर पेज इज कैन नेवर बी अ फिल्टर। Over here, the entire page is the filter. देखा है? जो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ वो फिल्टर कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से जो है ना चेंज कर रहा है, उसका कैलकुलेशन अपने आप चेंज कर रहा है। ठीक है जी, एनी क्वेश्चंस? जी गाइस, कोई सवाल? अच्छा गाइस, आई थिंक कि जो फीडबैक है उसको एक्टिवेट कर दिया है, राइट? फरीना मुझे बता रही है, तो गाइस अगर हो सके जाना प्लीज, उसको प्लीज जाना, आज आप लोगों ने करना है लाजमी, और because we require the feedback, it's really important for us. तो फीडबैक एक्टिवेट हो चुका है और फरीना आई थिंक ये यहाँ पर अवेलेबल होगा ना, it should be available in
इनके पास क्या क्या सेक्शन आ रहा होता है जहां से बाकी लोगों ने पहले पिछली दफा किया था, वहीं से जो है फीडबैक आप लोगों ने दोबारा, ठीक है। ओके, सो ये जो है ना ये मैयर है। अच्छा, अब मैयर जो हैं वो इसमें आप इफ स्टेटमेंट्स भी लगा सकते हैं, जिस तरह एक सवाल पूछा गया था। अच्छा, आप ये दैट वाज अ गुड क्वेश्चन। लेट्स डू अ स्मॉल एक्सपेरिमेंट। अब मैं जो हूँ ये एवरेज ऑफ सेल्स जो कि मेरी कैलकुलेटेड कॉलम से आ रही है, इसको मैं निकाल के बाहर करता हूँ। मैं सम ऑफ सेल्स को भी बाहर करता हूँ, और मैं जो हूँ ये एवरेज सेल्स अंडरस्कोर एम जो है, ये जो कि एक मैयर है, वो एक्चुअली वैसे ये गलत जगह से मैंने मैयर बनाया हुआ है। इसके अंदर जो कॉलम यूज हो रहा है वो गलत वाला है। लेट मी चेंज दैट। एवरेज सेल्स जो है ये, अच्छा नहीं, सॉरी कॉलम गलत ही यूज हो रहा है, ये पड़ा हुआ गलत टेबल के अंदर है। चेंज इट टू ऑर्डर 3 में ले जाता हूँ। So it doesn't matter. It's not going to have any impact on the results because result जो average जो measure मैंने लिखा है वो कॉल अगर सही कॉलम्स और टेबल्स को कर रहा तो it's never going to have an issue. अच्छा, अब सवाल यहाँ पे ये पूछा गया था कि क्या हम इसमें if स्टेटमेंट पास कर सकते हैं नहीं कर सकते। यार if स्टेटमेंट पास कर सकते हैं, but if statements can be tricky. And let me try to show you what I mean. Let's say कि मैं जो ना categorization बना दूँ। So I would say if the sum of, so I can't just say sales. I would have to then call some sort of a measure because मैं एक measure के अंदर काम कर रहा हूँ, या फिर मुझे aggregator लगाना पड़ेगा. If the sum of sales, okay, order sales is less than or equal to 500. So that is bad sales. अच्छा जी, एरर क्यों दे रहा है मुझे? ये गलत आ रहा है, इसके लिए मसला है। Yeah. Okay. Then you call it a bad sales, or else it's a good sales. तो ये सम एक्स जो आपने यूज किया, ये मेजर के लिए यूज करते हैं? मैं बताता हूँ ये क्या चीज है जी। एक्स जो है ये मेजर के लिए यूज होता है, और ये इटरेटर फंक्शन है। और ये मैं क्यों इटरेटर फंक्शन क्या है, अगेन ये मैं इसको भी नहीं कवर करना चाह रहा था, लेकिन ये अच्छा हुआ सामने आ गया। ये मैं एक्सप्लेन करूंगा कि क्या इससे होता क्या। ठीक है, सो इफ आई रन दिस, तो ये देखिए कैटेगराइजेशन इसने एक बना दिया है यहाँ पे, ठीक है। ये अब अगर मैं इसको यहाँ पे डालूं तो क्या होगा? इसने कहा जी विजुअल नहीं चल सकता। क्यों नहीं चल सकता जी, क्या मसला है? टाइप ठीक है, ओके फाइन। तो ठीक है, गुड सेल्स नहीं करता मैं इसको मैं कह देता हूँ 0, ठीक है। और ये भी मैं बताता हूँ कि क्या इशू है। ये इशू ये है, ये मुझे एरर जो दे रहा है वो क्या दे रहा है, वो ये दे रहा है कि तुमने यहाँ पर जो है बेसिकली जो इज इक्वल टू किया है दैट इज टू अ मैथमेटिकल वैल्यू, लेकिन तुम एज अ रिजल्ट पास आउट करना चाह रहे हो टेक्स्ट, एंड दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। ये एरर की नेचर थी, तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ। मैं ये कहता हूँ ये 1 है, अगर ये बैड सेल्स है तो लेट्स से 0 है, सॉरी इनफैक्ट, और ये 1 है। एंड आई कैन यूज दिस इन डिफरेंट वेज। होपफुली ये हो जाएगा। नहीं, अभी नहीं हुआ। क्या कह रहा है ये? Calculation orders, the function cannot work with values of अच्छा, function sum x cannot work with values of boolean. Let me think about it. Orders is less than
SumX cannot work with booleans. Cannot work with booleans. So essentially SumX cannot work with so essentially SumX cannot work with an if statement. इसका मतलब एक्चुअली ये है, सॉरी, क्योंकि बूलियन जो है वो 1 और 0 होता है, और 1 और 0 आई इस केस में if की वजह से रहा है. ओके, सो इसका व्हाट इज द वर्क अराउंड? हाँ, इसका वर्क अराउंड ये हो सकता है, अगेन दिस इज थोड़ा सा ज़रा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, बट लेट्स से आई यूज वेरिएबल्स. सो आई से var sum sales equals to, probably I don't know ये भी चलेगा नहीं चलेगा, बट अगेन ट्राई करना पड़ता है मुझे भी काफी सारी चीजों को. So I would sum x. Yes. Okay, and then I would return. So if sum of sales variable, then 1 or else 0. ये ठीक नहीं है, this is not right because इसमें मैंने condition pass नहीं की. Yeah, that's right. क्योंकि अगर मैं वहाँ पे condition is less than 500, yeah, see this, ये flag जो है यहाँ पर आना शुरू हो गया, because if it's less than 500 तो 1 डाल दो वरना 0 डाल दो. Should be the other way around. वैसे it should be 0 or 1. It should be like this, right? Yeah. So जहाँ पर भी 500 से नीचे है, नहीं, that's not right. The sum of sales is less than 500. एवरेज सेल्स नहीं है. हाँ ये राइट यार, सॉरी मेरे ज़हन से मुझे बिल्कुल भूल गया था. ये एवरेज सेल्स में देख रहा हूँ, मैं परेशान हो गया. मैंने कहा ये क्यों आ रहा है, ये 218 से 232 तो उससे नीचे है, तो फिर क्यों आ रहा है? इसमें एक्चुअली हम डालते हैं सम ऑफ सेल्स. तो सम ऑफ सेल्स का हमने कोई मेजर बनाया था? डिड वी क्रिएट एनी मेजर्स फॉर इट? नो, वी डिड नॉट. तो थैंक यू फॉर पॉइंटिंग इट आउट, वरना मैं को 5 मिनट यही सोचता रहता कि ये क्यों इस रहा है. सो सम ऑफ सेल्स को हम एक मेजर बना लेते हैं, अंडरस्कोर m, व्हिच इज इक्वल्स टू द सम ऑफ सेल्स. एक्चुअली मैंने बनाया है, सो इट्स ऑलरेडी देयर, सो आई एम जस्ट गोइंग टू यूज दैट. I'm going to call that from over here sum. अगर एवरेज सेल्स को हम वैल्यू से सम के उसमें कर दें तो वो चेंज नहीं हो जाएगा? जो वैल्यूज हो जाएगा, लेकिन वो मैं अभी करना नहीं चाह रहा क्योंकि वो मैंने बनाया हुआ था, इसलिए. सो हाँ जी, ये अब देखें, अब सम ऑफ सेल्स आना है, तो ये एक्चुअली इन दोनों का कंपैरिजन होना चाहिए. जहां पर 500 से नीचे है वो 0 आ रहा है, जहां पर 500 से ऊपर है वो 1 आ रहा है. अब ये फ्लैग है, इस फ्लैग को मैं यूज कर सकता हूँ. मैं इफ स्टेटमेंट में पास किया ना मैं बल्कि इसको कोशिश करता हूँ कि इस फ्लैग को ज्यादा अमेनेबल बनाऊं. नॉट अमेनेबल, सॉरी, मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं इसको ज्यादा आई फ्रेंडली बनाऊं. आई फ्रेंडली से क्या मुराद है कि किधर गया, कैटेगराइजेशन. सर कलर्स वगैरह भी हम दे सकते हैं इसमें कोई के? बड़ा कुछ कर सकते हैं. और विजुअल लेवल पे तो अभी तो हम मेजर्स पे बात कर रहे हैं ना. विजुअल लेवल पे आकर हम बहुत कुछ कर सकते हैं. फिर नहीं कि जब आप लाइक फ्रंट एंड रिपोर्ट की खूबसूरती की बात करते हैं तो दैट इज अ टोटली डिफरेंट टॉपिक. वो उसके अंदर फिर देन यू कैन डू अ लॉट ऑफ स्टफ. ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा. अभी वो प्रॉब्ली कल हम किसी वक्त कवर करेंगे. कल का हो सकता है हमारा लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो, बिकॉज मुझे लग रहा है कि हमें शायद ओवरबोर्ड जाना पड़े. एक मिनट यार, ये तो बना दिया, गया किधर है इस वन कैटेगराइजेशन वाला. कैटेगराइजेशन
ये ठीक है। अब आप इसमें ये देखेंगे, मैं कोशिश करता हूँ, मैंने 0 और 1 अभी पास किया, मैं देखता हूँ कि अगर मैं इसमें टेक्स्ट पास कर सकूँ, मैं लेट्स से बैड सेल्स एंड गुड सेल्स। यप, सो ये मैंने मैयर को इस्तेमाल करते हुए अभी एक अदद इफ स्टेटमेंट को पास किया। अब इसमें एक सवाल आपके ने ये पूछा था कि ये सम की जगह मैंने सम एक्स क्यों इस्तेमाल किया। किसी को पता है वैसे क्यों? किसी को थोड़ा बहुत पता होगा कि जी इटरेटिव फंक्शंस क्या होते हैं? तो जब मैयर्स का बात आती है तब हम यूज करते हैं सम एक्स। हाँ जी, जी जी, प्राइमरीली बिल्कुल हम करते हैं। लेकिन क्यों करते हैं? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? ये सब उसकी वजह ये है, मैं आपको बताता हूँ क्यों करते हैं। देयर इज नो पॉइंट, अगर आप कैलकुलेटेड कॉलम बना रहे हो तो सम एक्स यूज करें। कैलकुलेटेड कॉलम में कौन सा कॉन्टेक्स्ट यूज हो रहा होता है? रो कॉन्टेक्स्ट है। रो कॉन्टेक्स्ट यूज हो रहा है। लेकिन जब आप मैयर्स बना रहे होते हैं या काम कर रहे होते हैं तो उस वक्त क्या मैयर जो है क्या फिजिकली एग्जिस्ट करता है किसी टेबल के अंदर? नहीं। तो मैयर को ये बताने के लिए कि तुमने इस टेबल के अंदर रो बाय रो जाना है या नहीं जाना, आप रो कॉन्टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग इटरेटर्स। ओके, तो सम एक्स मतलब प्राइमरीली मींस के मैयर को रो कॉन्टेक्स्ट लेके चलो। जी, यानी कि मैं उसको ये कह रहा हूं कि तुमने सम एक्स करना है ऑर्डर्स 3 में, ऑर्डर्स के अंदर सेल्स को, बट यू नीड टू फॉलो द रो कॉन्टेक्स्ट दैट यू वुड फाइंड इन एनी विजुअल। राइट सर। और इसका मुझे फायदा क्या हो रहा है? इसका मुझे फायदा ये हो रहा है कि जब मैंने ये वेरिएबल बनाया इस मैयर का, इस ये लेकिन ये मैंने वेरिएबल बनाया था ना बार सम सेल्स, और उसको मैंने यहाँ पे पास किया जब पास, तो ये चेंज करने, अपने आप को चेंज करने की कैपेबिलिटी नहीं खोता। फॉर क्या मतलब, इससे क्या मुराद है? इसकी मुराद ये कि ये फिल्टर कॉन्टेक्स्ट को इंटैक्ट रखेगा, यानी कि अगर मैं यहां पर ये सिलेक्ट करूं तो ये रिकैलकुलेट करेगा और साथ में मुझे ये कैटेगराइजेशन भी देगा नए सिलेक्शन के ऊपर। अब इसको ज्यादा बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करने का तरीका ये है कि लेट्स से कि ये मैंने सिलेक्ट किया हुआ, ये कैनन इमेजिंग है, ये एक यूनाइटेड स्टेट्स में इसकी इतनी सेल हुई है और ये गुड सेल्स है, बट व्हाट इफ के इसको मैं रिड्यूस कर दूं, ये है जी 21,000। एक मिनट, कोई वो प्रोडक्ट चूज करते हैं, बहुत बड़ा प्रोडक्ट। हाँ, यहाँ पर शायद हमें कुछ चांस मिल जाए, तुक्का चुका लग जाए। सारे 500 से ज्यादा वाले प्रोडक्ट्स एक मिनट, अरे इसकी लॉजिक चेंज कर लेते हैं। लेट्स मेक द लॉजिक अ लिटिल मोर मैं बताऊं, लेस इंक्लूसिव। कैटेगराइजेशन नहीं था, it was this one, and let's change this to 1500। मैंने 1500 का थ्रेशोल्ड कर दिया, तो बैड सेल्स अब ज्यादा बढ़ देंगी, ठीक है। लेकिन बैड सेल्स जो है वो खाली अब इस बात पे कैलकुलेट नहीं हो रही कि ये टोटल क्या आ रहा था, अब फिल्टर कॉन्टेक्स्ट भी उन पे अप्लाई हो रहा है। फॉर एग्जांपल, ये एक अदद छोटा कोई प्रोडक्ट पकड़ते हैं जिसकी सेल जरा कम हो। अच्छा, अभी ये देख रहे हैं, ये यहाँ पर सेल्स आ रही हैं और इसमें बैड सेल्स भी आ रही हैं 350, लेकिन गुड सेल्स भी आ रही हैं, नहीं सॉरी, एक मिनट है, गुड सेल्स भी आ रही है 1586 की जगह ये गुड सेल्स आ रही है ब्राजील के अंदर। बाकी ये क्या चेंज होती है?
अब ये बैड सेल्स क्यों हो गई है? ये अभी तो गुड सेल्स थी। यानी कि मैं इस ब्राजील की बात कर रहा हूँ, उसको जरा गौर से देखिए, गौर से देखिए। मैंने जब इसका फिल्टर कॉन्टेक्स्ट जो है डेट का उसको चेंज किया तो ये गुड सेल्स है, ऐसे ही है। लेकिन अब मैंने फिल्टर कॉन्टेक्स्ट रिड्यूस कर दिया इसका और डेट चेंज किया तो ये बैड सेल्स क्यों होगी? ये उस डेट से आगे, हाँ उस डेट के आगे की सेल्स देख रहे हैं और उनको फिल्टर कर रहे हैं। हाँ जी, तो वो 528 है, हमने थ्रेशोल्ड लगाया हुआ 1500 के ऊपर, तो वो रिकैलकुलेट कर रहा है सारी की सारी कैलकुलेशन को बेस्ड ऑन माय फिल्टर कॉन्टेक्स्ट। कंडीशन चेंज कर दी, यस सर। एग्जैक्टली। और मैयर के अंदर ये काम करने के लिए आपको इटरेटर्स लगाने पड़ते हैं ताकि उसको समझ आए कि यार मैं जहां पर भी पड़ा हुआ हूं, मैं जिस जगह पे भी पड़ा हुआ हूं, मैं जिधर भी हूं, यहां पर हूं इस विजुअल के अंदर, तो मैंने रो बाय रो इस वैल्यू को देखना है हर दफा और फिर डिसीजन देनी है कि ये गुड सेल्स है या बैड सेल्स है। And that is the beauty of Mayas, because they're dynamic. They're consistently changing according to your filter context. मैं अगर इधर ही टेक्नोलॉजी ऐड कर दूं तो पूरा फिल्टर कॉन्टेक्स्ट चेंज हो जाएगा। मैं सब सारे फिल्टर हटा देता हूँ, इसको भी मैं खत्म कर देता हूँ। मैं कहता हूँ जी टेक्नोलॉजी, ओके। अब टेक्नोलॉजी में बैड सेल्स हैं, जो थ्रेशोल्ड पे हो वो भी देख लेते हैं। ये बैड सेल्स है, लेट्स से ये गुड सेल्स कैसे होगी? सर अगर हम सम एक्स की जगह खाली सम यूज करते हैं तो फिर क्या होता? मेरे ख्याल में तो वो पहले चलता ही ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ओके। हाँ जी, और पहले तो वो एरर देता, वो कहता कि जी ये इसमें चल ही नहीं सकता। लेकिन अगर रिजल्ट्स आते तो गलत आते। ओके। वो रिकैलकुलेट ना कर पाता, वो एक ही वैल्यू के ऊपर उसे इवैल्यूएट करता रहता, चाहे आप मेजर्स के लिए हम सम एक्स यूज करते हैं। मैयर को ये बताने के लिए कि तुमने रो कॉन्टेक्स्ट यूज करना है या नहीं करना, आप सम एक्स यूज करते हैं। एवरेज एक्स भी होती है, मैक्स एक्स भी होती है, मिन एक्स भी होती है। ठीक है, सही। हाँ जी, तो ये बहुत पावरफुल, जिसे कहते हैं ना, मैयर्स आर रियली पावरफुल। यानी कि इससे आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं जो कि अगर आप जस्ट थिंक अबाउट इट ना। आप देखिए, आप हम लोग जनरली एक्सेल के बैकग्राउंड से आते हैं, हमारा बड़ा स्टैटिक सा व्यू होता है एक्सेल का, उसमें ये डायनामिक चेंजिंग नहीं हो रही होती। लेकिन इसके जरिए आप डायनामिकली चेंज कर सकते हैं। और यही मैं आप लोगों को रिपोर्ट्स में दिखाता रहा हूं ना कि यार हम बकेट्स को रिकैलकुलेट करते थे ऊपर फिल्टर के हिसाब से, एग्जैक्टली वही काम हो रहा है ना। मैं अपनी बकेट्स को, जो कैटेगराइजेशन की बकेट्स हैं, उनको रिकैलकुलेट कर रहा हूं according to my selections. So for this time period, one of the products might be a good sale, but जैसे ही मैं अपना फिल्टर कॉन्टेक्स्ट चेंज करूंगा, हो सकता है वो बैड सेल बन जाए। यानी कि क्रोएशिया इज सॉरी, लेट्स टेक समथिंग दैट इज राइट ऑन द थ्रेशोल्ड। ज्यादा बड़े नंबर हैं, या लेट्स टेक दिस, जो 1500 के करीब के नंबर है ना, उनको लेते हैं। अब ये देखें, अगेन अजरबैजान है राइट नाउ इन टेक्नोलॉजी, इट इज इन गुड सेल्स। लेकिन अगर मैं इसको कम करूं तो अजरबैजान बैड सेल्स बन जाता है, बिकॉज फॉर दिस न्यू फिल्टर कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेट जो मैंने ऐड किया है, द सेल वैल्यू नाउ इज नॉट मोर देन 1500, it is less than 1500, and that is why it is now being renominated as bad sales rather than good sales, which it originally was. अच्छा, अब एक और चीज देखते हैं कि हम अब टोटल सेल्स इस बेचारे की इतनी है। चलो एक और लेट्स थिंक ऑफ समथिंग डिफरेंट। लेट्स लुक एट अ बिगर नंबर, सम ऑफ सेल्स। हम ये देखते हैं कि 4507 उज्बेकिस्तान, ठीक है। मैंने इसकी डेट चेंज की, क्या उज्बेकिस्तान अभी भी जो है वो अच्छा कंट्री है या बुरा कंट्री है? इट्स स्टिल अ गुड सेल, बट व्हाट इफ कि मैं एक प्रोडक्ट सिलेक्ट करूं, नहीं ये इसमें उज्बेकिस्तान वाले प्रोडक्ट्स बड़े कम होंगे ना, अब वहां पे बिग क्या क्या रहा है ये मुझे नहीं पता। एक मिनट, इसको सिलेक्ट करती हूँ, तो इधर मोटरोला हेडसेट विद कॉलर आईडी बिक रहा है। अच्छा चलें हम
ये इसको देख लेते हैं। एक सेकंड गाइस, लेट अस do this. Motorola headset with caller ID. Sort access by part name. Motorola headset. Cordless. अच्छा, अब ये जो आइटम है ये उज़्बेकिस्तान में बिका है। अब जब मैंने इस आइटम को सिलेक्ट किया खाली, तो उज़्बेकिस्तान जो है वो बैड सेल्स हो गया। हालांकि अगर मैंने इस आइटम को सिलेक्ट ना किया होता तो उज़्बेकिस्तान वाज व्हाट, वाज इट गुड सेल्स और बैड सेल्स फॉर दिस टाइम पीरियड? गुड सेल सर। ये देखिए, इट वाज गुड सेल्स, इट वाज गुड सेल्स, ठीक है ना। लेकिन मैंने जैसे ही तो इस डेट पीरियड के लिए, इस डेट पीरियड, ये फिल्टर कॉन्टेक्स्ट अप्लाई हुआ है, टेक्नोलॉजी का फिल्टर कॉन्टेक्स्ट अप्लाई हुआ है, प्रोडक्ट मुझे नजर आ रहे हैं और कंट्रीज नजर आ रही हैं। मैं उस एक प्रोडक्ट सेलेक्ट करता हूँ, चले रैंडमली करता हूँ। अभी तो मैंने खैर हेडसेट्स किए हैं ना, इसको मैं हेडसेट्स की एग्जांपल की वजह से मुझे करना पड़ा। मोटोरोला हेडसेट, यार ठीक है। अब जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो उज़्बेकिस्तान क्या हो जाता है? बैड सेल्स। हाँ जी, और वो क्यों हो जाता है? बिकॉज इन द ग्रैंड picture of all of these three filter contexts combined together, the new categorization is recalculated and nominating now Uzbekistan as bad sales for this new value. Does that make sense, Sharing? This is very important. Exactly. यानी कि वो रो कॉन्टेक्स्ट पे रिकैलकुलेट कर रहा है आपके फिल्टर्स को कंसीडर करते हुए। जी It is not giving. हमने तो बैड सेल तो 1500 से नीचे की लगाई हुई थी ना। जी जी, तो उसमें तो रिकैलकुलेट नहीं करना चाहिए, भले डेट चेंज भी हो रही हो, उसकी सेल्स तो 1500 से नीचे ही है। नहीं, उसकी सेल्स 1500 से नीचे नहीं है। नहीं जी जी जी, अच्छा, दोबारा एक दफा देखिए, मैं सारे फिल्टर्स हटा रहा हूँ, ओके ठीक है। इसको मैंने खत्म कर दिया और ये भी खत्म कर दिया। अब उज़्बेकिस्तान को देखिए, चला गया उज़्बेकिस्तान। ये देखिए, ये क्या था? ओके समझ गया, मेक सेंस, ठीक है, समझ आई ना। अब Yes, जैसे ही हमने डेट को नैरो किया तो उसके सेल्स के फिगर्स कम हुए। कम हो गए, एग्जैक्टली हमने उनको मजीद नैरो किया जब हमने टेक्नोलॉजी को क्रॉस किया, और उसको फिर मैंने मजीद कम किया जब मैंने यहाँ से मोटोरोला हेडसेट विद कॉलर आईडी सिलेक्ट किया। तो जैसे ही वो 1500 की थ्रेशोल्ड से नीचे आए ये नंबर, ये जो कैटेगराइजेशन है ये चेंज हो गई, ये गुड सेल से बैड सेल बन गई। यस ठीक, गॉट इट, थैंक यू सो मच। अब ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है बिकॉज यू आर डायनामिकली रिकैलकुलेटिंग आउटपुट्स बेस्ड ऑन फिल्टर क्राइटेरिया, और ये एक्चुअल में वो सुपर पावर है जो कि डैक्स आपको देती है डेटा एनरिचमेंट में, ठीक है ना। दिस इज एक्सट्रीमली यूजफुल, और ये आप लोगों को शायद मेरी लाइक वर्बली कह रहा हूँ, शायद आप लोगों को इस बात का एहसास ना हो रहा हो, लेकिन जब आप लोग ये यूज करना शुरू करेंगे और आप जब कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे यू नो यूजिंग दिस डैक्स, तो फिर आपको पता लगेगा कि यार ये कितनी बड़ी ब्लेसिंग है लिटरली। सो ये है जी, सो दिस इज व्हाट एक्चुअली अ मेजर डज, टू बी ऑनेस्ट। ये मेजर का एक्चुअल में काम ही होता था, ठीक है ना। वो ये आपको ये कैपेबिलिटी, ये फ्लेक्सिबिलिटी विदाउट टेकिंग एनी स्पेस इन योर मॉडल वो दे रहा था, बिकॉज अगेन मेजर्स जो हैं वो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं कर रहे टेबल में, वो ऑन द गो कैलकुलेट हो रहे हैं जब भी आप अपने फिल्टर कॉन्टेक्ट को चेंज कर रहे हैं। समझ आई ना मेरी बात की? सो एवरीथिंग इज गेटिंग रिकैलकुलेटेड। उज़्बेकिस्तान इज बैड सेल्स
in furniture, but overall it has good sales. You see this? So मैं अगर इसको फर्नीचर की कैटेगरी में जाके जज करूं तो it is a bad country to sell in, but it is actually a good country to sell in if I actually do not put in the filter context of category. ठीक है जी? Any questions? I'm going to stop here. मैं इससे आगे नहीं जाऊंगा because I think this, मुझे लगता है कि this is going to be too much. If I, you know, एक आधा कॉन्सेप्ट अगर मैंने और बताया तो ज्यादा हो जाएगा. So any questions, please? अगर सवाल नहीं है तो इसका मतलब है कि या तो सब समझ आ गया या कुछ समझ नहीं आया. और अगर सब समझ आ गया तो फिर I have some questions, तो मैं आपसे पूछूंगा फिर. Nice, I need to spend some more time with it. नहीं, you will be spending a lot of time with it, to be honest. If you intend to master this tool, तो DAX is the absolute requirement. बड़ी सिंपल सी बात है. DAX, SQL और Power BI मिलके ही आपका जो है ना एक डेटा एनालिस्ट, मिनिमम डेटा एनालिस्ट की जो रिक्वायरमेंट है वो ये पूरी करते हैं. ठीक है ना? तो DAX के साथ आप बहुत ज्यादा वक्त गुजारेंगे. But if you have any questions right now, please ask. Mohsin, I have a general question about the course, not about this class. जी जी. I was just curious as to when the final deadline is for when you'll be done checking everything, because I still have a lot to submit. That would be, so I usually give like 2 weeks after the course has ended, and my planned ending is tomorrow, inshallah. Sure. Okay. ठीक है ना? तो 2 हफ्ते उसके बाद फिर at a stretch I'd say फिर उसमें सब कुछ सबमिट कराना है. और फिर वो उस डेडलाइन के बाद अगर किसी ने सबमिट कराया तो फिर वो हम एक्सेप्ट नहीं करते. उसकी वजह ये है कि आई हैव अ कट ऑफ, तो फिर वो मैंने आगे जो फाइनल नाम होते हैं वो देने होते हैं टू डाइस कि इन लोगों को सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए. सो दैट इज द फाइनल कट ऑफ. उसके बाद फिर हम वो जो 2 हफ्ते हैं उसके बाद फिर हम एक्सेप्ट नहीं करते. Okay. Thank you. जी गाइस, एनी क्वेश्चंस? डैश से रिलेटेड कोई सवाल, हमें मतलब मैयर से रिलेटेड कोई सवाल, कैलकुलेटेड कॉलम से रिलेटेड कोई सवाल, यू नो, एनीथिंग यू वुड लाइक टू नो और अंडरस्टैंड या नहीं समझ आया? ओके, व्हाट इज द इम्प्लिसिट मैयर? इम्प्लिसिट मैयर क्या चीज होती है? कोई मुझे बता सकता है? इम्प्लिसिट मैयर बेसिकली आप दूसरे विजुअल्स में नहीं यूज कर सकते, सिर्फ एक स्पेसिफिक विजुअल के ऊपर लिमिटेड होता है वो, तो उसका ये मतलब होता है. अच्छा, दूसरा फिर ये बताएं कि इज इट अ गुड आइडिया टू यूज एग्रीगेटर्स इन कैलकुलेटेड कॉलम्स? दानियाल के अलावा जवाब देगा बाकी क्लास. एनीवन एल्स? इज इट अ गुड आइडिया टू यूज एग्रीगेटर? जी नहीं सर, गुड आइडिया नहीं है क्योंकि वो सेम ही वैल्यू रिपीट हो जाती है पर रो. ठीक है. और दो जो, दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट, 2 जो डिफरेंट किस्म के हमने फिल्टर कॉन्टेक्स्ट आज पढ़े हैं, वैसे 4 किस्म के होते हैं. देयर इज मुझे इनफैक्ट मुझे भी चौथा वाला याद नहीं आ रहा, 3 मुझे याद आ रहे हैं, मैं आपको बता देता हूँ. रो कॉन्टेक्स्ट, देयर इज अ रो कॉन्टेक्स्ट, there is a filter context, there is a page context as well, page level का context. हाँ, and then there is a Meyer level context as well. Meyer के अंदर भी आप context को control कर सकते हैं. ये advanced DAX के अंदर आता है, it's not covered in this course at all. लेकिन आप Meyers के अंदर जो ये Meyer हमने लिखे थे, इनके अंदर हम commands use कर सकते हैं. वो थोड़ा सा मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ. Like commands like all, ठीक है, all selected, ठीक है, तो उसके अलावा all except की कमांड्स होती हैं. ठीक है, all except, आई मीन ये फंक्शंस हैं DAX के. फिर उसके अलावा फिल्टर का फंक्शन है, उसके अलावा सिलेक्टेड वैल्यू का फंक्शन है. ये सारे के सारे आपको मैयर लेवल पर एक जो है ना फिल्टर कॉन्टेक्स्ट जो है ना वो इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करते हैं.
अगेन ये चीजें मैं इसमें नहीं कवर कराऊंगा, लेकिन फिल्टर जो आपके जो कॉन्टेक्स्ट हैं, जो फिल्टर कॉन्टेक्स्ट हैं वो 4 किस्म के होते हैं प्राइमरीली. देयर इज अ रो लेवल कॉन्टेक्स्ट, देयर इज अ पेज लेवल कॉन्टेक्स्ट, देयर इज अ फिल्टर कॉन्टेक्स्ट, एंड देन देयर इज एक्चुअली अ मेजर लेवल कॉन्टेक्स्ट एज वेल. इसके अलावा मुझे अगर आप ये बता दें कि स्विच की कमांड क्या करती है, व्हाट डज अ स्विच कमांड डू. हमने स्विच का एक फंक्शन लगाया था, किसी को अगर याद हो तो. सर वो हम इफ स्टेटमेंट्स पास करने के लिए यूज कर सकते हैं. Yeah, that's one of the things that you can do with an if statement. So, with a switch statement. Switch statement, as the name says itself, it allows you to switch certain values with other values of your choice. ठीक है, लेकिन ये if से different इस वजह से होती है because it is less verbose. Verbose का मतलब ये इसमें language का यूज करनी पड़ती है आपको. दूसरा ये कि इसके अंदर additional capability है कि आप कलर्स और बाकी कुछ ऐसे कंट्रोल्स हैं जो कि पास कर सकते हैं, जो कि आप इफ में नहीं कर सकते. इफ जो है वो बूलियन आउटपुट ही जनरली या वो ट्रू और फॉल्स के कॉन्टेक्स्ट में ही ज्यादा काम करती है. नॉट बूलियन आउटपुट देती है, वो खाली वो ट्रू और फॉल्स के कॉन्टेक्स्ट में तक लिमिटेड होती है. लेकिन स्विच में आप और भी बहुत सारे काम कर सकते हैं जब आप वैल्यूज को फ्लिप कर रहे होते हैं. अच्छा, मुझे आप ये बताइएगा कि जो कार्डिनैलिटी किस चीज को कहा जाता है. व्हाट इज कार्डिनैलिटी? Anyone from the audience? कुछ लोगों ने तो काफी सारे जवाब दे दिए हैं, बाकी लोग भी अगर यहाँ would like to test their knowledge by giving the answer to this question. What is cardinality? Relationship many to many, I think. हाँ जी, यानी कि to a certain extent आपका जवाब ठीक है, लेकिन कार्डिनैलिटी जो है वो डेटा की यूनिकनेस के लिए एक जार्गन यूज होती है. और कार्डिनैलिटी की किस्में अगर आप बता दें कौन कौन सी होती हैं, जो कि आपने जिनमें से एक बता दी है. Many to many है और There is one to many, there is many to many, and there is many to one. many to one. ठीक है, ठीक है गाइस, तो दिस इज इट. आप लोगों के लिए जो फीडबैक फॉर्म है वो हमने एक्टिवेट कर दिया. इट इज काइंडली रिक्वेस्टेड टू प्लीज उनको जो है उसको जरूर भरें. और इफ यू डोंट हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज वी कैन एक्चुअली कॉल इट अ डे. आप लोग प्लीज फीडबैक फॉर्म भर के जाइएगा. और उसके बाद दूसरी बात ये है कि कल प्रॉब्ली हमारी आखिरी क्लास होगी. अगर नहीं तो आई विल ट्राई टू एक्चुअली ट्राई टू कवर एवरीथिंग टुमारो. अगर नहीं तो फिर हम एक आधी क्लास एक्स्ट्रा ले हम डिसाइड कर सकते. ठीक है जी, ओके सर, अल्लाह हाफिज. ओके जी, अल्लाह हाफिज. सर ये असाइनमेंट्स आपको कल तक सबमिट करनी है कि जो नेक्स्ट फ्राइडे सैटरडे उस तक, क्योंकि कुछ रहती हैं वो अभी सारी नहीं कंप्लीट की. जी 2 हफ्तों के बाद. राइट सर, ठीक है. और जो इसका सर्टिफिकेट है वो भी 2 हफ्तों के बाद एक्टिवेट होगा वंस वी पास द कोर्स. हाँ जी, 2 हफ्तों से ज्यादा टाइम लग जाता है, लेकिन जल्दी हो जाएगा. राइट, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. सर ये सर्टिफिकेट की हार्ड कॉपी भी हमें मिल जाती है? यार नहीं, अब तो वैसे डिजिटल कॉपी मिलती है, पहले मिला करती थी हार्ड कॉपी. ठीक है, ओके गाइस, इंशाल्लाह सी यू गाइस टुमारो. नाइस, थैंक यू. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज.